सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं द पंडित्स का लाइव मॉक टेस्ट नंबर 09। द पंडित्स के प्लेटफॉर्म पे हर वीक एक लाइव मॉक टेस्ट आता है जो कि आपकी आगामी CGL, CHSL या बाकी की जो परीक्षाएं उनके लिए काफ़ी यूजफुल है। मैं चाहूँगा कि आप हर वीक ये मॉक टेस्ट ज़रूर एक बार अटेम्प्ट करें, क्योंकि एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है और दूसरा आपको काफ़ी सारे बच्चों में अपनी रैंक वगैरह जानने का अवसर मिलता है। और इस मॉक टेस्ट को देने वाला ज़्यादातर जो क्राउड होता है वो बहुत ही क्वालिटी क्राउड है और अच्छे बच्चे हैं ज़्यादातर, जो कि सिलेक्शन के आसपास ही हैं। तो आप लोग भी अगर उनके साथ मॉक टेस्ट देंगे तो आपको एक रियल कंपटीशन फील करने का चांस मिलेगा। तो सभी लोग अटेम्प्ट करें, अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए बेटर है। ठीक है, बाकी ये जितने भी लाइव मॉक टेस्ट होते हैं इन सभी के डिस्कशंस मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। आपको ये डिस्कशन वीडियोज अच्छे लगते हैं तो भाई लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और बाय द टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है 2 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे हो भी गए हों, और अगर नहीं भी हुए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके 2 लाख परिवार पूरा करें। और आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दी। आप सभी लोग बहुत सारा प्यार दिखाते हैं जिसकी वजह से मैं इतने बेहतर कंटेंट पे काम कर पाता हूं। आज के भी इस मॉक टेस्ट को मैं कोशिश करूंगा कि एक एक क्वेश्चन को डिटेल में, डेप्थ में जाके आपको समझाया जाए। तो आइए शुरुआत करेंगे आज के इस मॉक टेस्ट की, और विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एरर डिटेक्शन का आपका ये क्वेश्चन है। These kind of phones seems to be expensive but it is relatively economical to maintain। जैसे ही हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे these kind of phones लिख रखा है। यहाँ पे सबसे पहला जो आपके माइंड में बात आनी चाहिए वो ये है कि these kind लिख दिया है। भाई these कैसा है, तो आप कहोगे सर प्लूरल है। आपको पता होना चाहिए ना, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। एक होता है this और दूसरा होता है आपका that। जनरली पास की चीजों के लिए this आता है, दूर की चीजों के लिए that आता है। सामान्यतः प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में दिस आता है, पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में दैट आता है। इसी का जो प्लूरल फॉर्म होता है दैट इज दीज, और मतलब दिस का जो प्लूरल है वो दीज होता है, और ये जो दैट है इसका प्लूरल सामान्यतः आपका क्या होता है, दोज होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दीज दे रखा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इधर मैंने रखे हैं ये दोनों ही प्लूरल है, और ये जो इधर मैंने रखे हैं ये दोनों ही आपके सिंगुलर है। तो क्योंकि दीज प्लूरल है तो इसके साथ काइंड गलत है। लेकिन जैसे ही आप अगर दीज को देख के यहाँ पे काइंड्स कर देते हो तो ऐसे केस में क्या होगा कि दीज काइंड्स आपका क्या बना, आप कहोगे सर सब्जेक्ट बना। अगर बेटा जी ये सब्जेक्ट है, ये ऑफ प्रेपोजिशन है, ये इसका क्या बना, आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट बना। तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आपकी सीम्स आनी चाहिए या सीम आनी चाहिए। आप कहोगे कि सर जो V1 होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये अपने आप में प्लूरल के तरीके से काम करती है, और अगर इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो यही अपने आप में सिंगुलर वर्ब के तरीके से काम करता है। गॉट माय पॉइंट। तो ऐसे केस में आपने देखा कि सीम्स तो सिंगुलर है और आपका सब्जेक्ट कैसा बन जा रहा है, प्लूरल बन जा रहा है। और अगर मैंने यहां से इस एस को हटाया तो पार्ट ए में भी करेक्शन करना पड़ा और बी में भी करना पड़ा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में सिर्फ एक ही जगह करेक्शन करना है, यानी कि सीम्स को तो चेंज कर नहीं सकते। लेकिन ये तो पक्का गलत था। ये अगर पक्का गलत है तो दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूं कि काइंड सिंगुलर है, इसको सिंगुलर रखते हुए क्यों ना दीज की जगह पे क्या लगा दूं, दिस लगा दूं। तो जैसे ही मैं दीज की जगह पे दिस लगा देता हूं तो आपको लगेगा कि दिस काइंड आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आपको ध्यान रखना है, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, अगर ये सिंगुलर फॉर्म में लिखे गए हैं तो सामान्यतः इनके बाद आने वाला जो नाउन होता है ये भी सिंगुलर फॉर्म में आपको लिखना चाहिए। यानी कि दिस काइंड ऑफ फोन आपको लिखना चाहिए, ना कि फोन्स। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ फोन, दिस काइंड ऑफ मैन, दिस काइंड ऑफ वॉच, दिस टाइप ऑफ वॉच, दिस टाइप ऑफ मोबाइल फोन, इस टाइप से तो सिंगुलर नाउन आपकी आती है। तो पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि यहाँ पे नाउन आपकी कैसे आएगी, सिंगुलर। एक पॉइंट यहाँ पे और भी आप समझ सकते हैं, और वो दूसरा पॉइंट आपका क्या है, जब भी आपको ये वाले एक्सप्रेशंस दिखें, जैसे कि टाइप ऑफ हो गया, ठीक है सर, दूसरा आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ था काइंड ऑफ हो गया, ठीक है, और तीसरा आपका सॉर्ट ऑफ हो गया। सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, तीनों का एक तो मीनिंग सेम होता है, इनको अलग अलग मत समझ लेना। ठीक है, इन तीनों का मीनिंग कैसा है, मैनुअल दबा बस। ठीक है, तो टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ये आपके कैसे होते हैं, तो आप कहोगे कि सर तीनों के तीनों सिमिलर एक्सप्रेशन हैं। इनके बाद में सामान्यतः कैसा नाउन आता है, तो आप पाओगे
कि सामान्यतः सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे नाउन का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर नाउन। हालांकि अगर यही दीज टाइप्स ऑफ, दीज काइंड्स ऑफ, दीज सॉर्ट्स ऑफ होता तो यहाँ पे प्लूरल नाउन भी हम यूज कर सकते हैं। तो अगर आगे से प्लूरल होता है तो इसको भी प्लूरल करते हैं, नहीं तो सिंगुलर में चलता है। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, अक्सर करके आपको एग्जाम में यहाँ पे ए या एन लगा के देगा, जो कि गलत होता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, उसके साथ में सिंगुलर नाउन आता है, आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे अक्सर करके आ जाएगा व्हाट काइंड ऑफ अ बुक इज इट। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि ये किस प्रकार की बुक है, तो जैसे ही आपने इस सेंटेंस को देखा तो इसमें आपको क्या एरर मार्क करना है, आप देखते ही कहोगे कि सर क्योंकि काइंड ऑफ आ रखा है, काइंड ऑफ के आगे जो नाउन होता है उसके पहले के आर्टिकल को हम हटा देते हैं, तो आर्टिकल ए यहाँ पे नहीं आएगा। कुछ जगह पे, कुछ किताबों में आपको ये लिखा मिलेगा कि व्हाट काइंड अगर दे रखा है तो उसके साथ में आर्टिकल आ जाता है, अदरवाइज नहीं आता है। ऐसा जो दे रखा है वो गलत है। ठीक है, तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा मिले आपको तो आप उसको ऑटोमेटिकली गलत मान लेना कि बुक में गलत लिखा हुआ है। कुछ बुक्स हैं ऐसी जिनमें लिखा हुआ है। ठीक है, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा यहाँ पे, नहीं तो कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, कहेंगे कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं। ठीक है, तो नाम मेंशन नहीं करूंगा। तो इस प्रकार की चीजें अगर कहीं मिले तो उनको गलत मान लेना। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना है, तो पहला तो पॉइंट याद रहेगा। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना है, जब भी हम बात करते हैं ना नंबर ऑफ, ठीक है, या आपका अमाउंट ऑफ, ठीक है, या आपका लाइक डील ऑफ, ठीक है, या आपके प्लेंटी ऑफ, ठीक है, तो प्लेंटी ऑफ, इसके बाद में जो भी नाउन आता है, अगर यहाँ पे भी कोई नाउन है तो यहाँ पे भी ए, एन या द का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ, नंबर ऑफ, काइंड ऑफ, मतलब टाइप ऑफ, नंबर ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, नंबर ऑफ, अमाउंट ऑफ, डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इवन लॉट ऑफ। ए लॉट ऑफ द बॉयज नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? अ लॉट ऑफ बॉयज। ठीक है, अ लॉट ऑफ बुक्स, तो लॉट ऑफ के साथ भी ऐसा होता है, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इन सब के साथ में भी आगे जो नाउन आता है इसके साथ का जो आर्टिकल है वो सामान्यतः हम ड्रॉप कर देते हैं। एडिशनली यहाँ पे क्या याद रखेंगे कि ये जो नंबर ऑफ है इसके साथ में नाउन कैसा आता है? प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ के साथ में जनरली कैसा नाउन आता है, तो आप याद करके रखिएगा इसको, इसके साथ में जनरली अनकाउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, कैसा नाउन आता है? अनकाउंटेबल। ठीक है, इसके अलावा ये जो डील ऑफ है इसके साथ में भी सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, डील ऑफ के साथ में भी कैसा नाउन आता है? अनकाउंटेबल। अ गुड डील ऑफ वर्क। ठीक है, सो अ गुड डील ऑफ वर्क, अ डील ऑफ यानी कि कहीं ना कहीं अमाउंट ऑफ के तरीके से हम इसको भी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, प्लेंटी ऑफ के साथ में नॉर्मली अनकाउंटेबल आता है, बाकी प्लूरल भी इसके साथ में चल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ए लॉट ऑफ के साथ में भी प्लूरल और अनकाउंटेबल दोनों तरीके के नाउन्स आपके आ जाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ में आपको पता होना चाहिए कि दो एक्सप्रेशन आपके बनते हैं, एक बनता है द नंबर ऑफ, ठीक है, और एक बनता है आपका अ नंबर ऑफ, और बीच में एडजेक्टिव भी आ जाता है, तो उसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ए नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ह्यूज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है, तो इन दोनों के साथ में ही जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, तो आप कहोगे सर प्लूरल नाउन आता है। ठीक है मेरे भाई, और लेकिन जो आपकी वर्ब आती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। द नंबर ऑफ के साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी आएगी, तो आप पाओगे सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अ नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ह्यूज नंबर ऑफ, इन सब के साथ में जो वर्ब आती है आपकी वो कैसी आती है? प्लूरल वर्ब आती है। ये जो अ नंबर ऑफ होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है मैनी। ठीक है, ये किसका सेंस देता है? ए नंबर ऑफ बराबर मैनी का सेंस आएगा भाई आप। ठीक है, मैनी का सेंस आता है, तो अ नंबर ऑफ यानी कि अ ग्रेट मैनी, इस तरीके का सेंस दे देता है आपका। ठीक है, तो इस सब के साथ में आपका सॉरी नाउन कैसा आएगा, तो नाउन प्लूरल आता है, और वर्ब आपका कैसा है? अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब है, और द नंबर ऑफ के साथ में आपका वर्ब सिंगुलर रहता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रख लेना है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक तो आर्टिकल वाला पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इन सब के साथ में कोई आर्टिकल नहीं आता है। दूसरा नंबर ऑफ, अमाउंट ऑफ, डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, इन सब के साथ में भी आर्टिकल्स नहीं आते हैं। ठीक है, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के डिफरेंस को भी आपको याद रख लेना है। द नंबर ऑफ जनरली संख्या को बताता है, द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ बॉयज इज डिक्रीजिंग।
इसका मतलब है द नंबर ऑफ, यानी कि जो संख्या है वो घट रही है या संख्या बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि बहुत सारे लड़के हमारे यहाँ हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, बहुत सारे लड़के आ चुके हैं, ठीक है। हैज नहीं लगाएंगे वहां पे, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनमें एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये जो पहले वाला आपका क्वेश्चन था उसमें से बनाए गए कुछ सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो याद रह जाएंगे मेरे भाई। एक ये डील ऑफ वाला एक्सप्रेशन भी याद रख लेना, इसको भी मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे कई बार ऐसे आ जाएगा अ डील ऑफ या अ ग्रेट डील ऑफ या अ गुड डील ऑफ, जनरली आता है तो वही लिखता हूं मैं भी, ग्रेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। वर्कर्स आर वेटिंग एट द रेलवे, तो बहुत सारे वर्कर्स जो है वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप देखोगे ना, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, वर्कर्स प्लूरल है, वर्ब आपकी कैसी है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, अ गुड डील ऑफ। और डील ऑफ को मैंने बताया था किसके लिए आता है, डील ऑफ आपका अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए आता है। यहाँ पे नाउन कैसा है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे डील ऑफ की जगह पे मैं क्या लिख देना चाहिए, अ नंबर ऑफ, ठीक है। अ गुड नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ह्यूज नंबर ऑफ, इस प्रकार के एक्सप्रेशन हमें लिखने चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो पहली चीज यही है कि यहाँ पे दिस का प्रयोग करेंगे, दिस सिंगुलर होता है, दिस प्लूरल होता है, दैट सिंगुलर होता है, दोज प्लूरल होता है। अच्छा, इस दोज के लिए एक चीज और ध्यान रखेंगे, इस दोज को एक तो हम यूज करते हैं वो के सेंस में, ठीक है, जब हम किसी की तरफ इशारा करके, जैसे वह का सेंस देना है तो दैट कह देते हैं हम। लेकिन कई बार दोज का प्रयोग हम हु के पहले कर लेते हैं, जहां पे ये दे जैसा मीनिंग दे रहा होता है, ठीक है। तो दोज हु वर्क हार्ड, इस टाइप का एक्सप्रेशन अक्सर करके एग्जाम में ऐसे करके लिख देता है, दे हु वर्क हार्ड, हु वर्क हार्ड सक्सीड, जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने देखा ना, ये हु आ गया है, हु के पहले कभी भी हमें दे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हु के पहले हमेशा और हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, दोज का। ऐसा होता है इसलिए, ये जो दे है ये थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है, लेकिन हमें थर्ड पर्सन प्लूरल की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन का मतलब है ना तो उसमें मैं शामिल हूं यानी कि बोलने वाला, ना उसमें आप शामिल हो यानी कि सुनने वाला, यानी कि यू और आई और वी को अलग रखा जाता है। लेकिन इस सेंटेंस की जब मैं बात करूंगा ना, वो लोग जो वर्क हार्ड करते हैं, वो जो कठिन परिश्रम करते हैं, वो सक्सीड होते हैं यानी कि सफल होते हैं। अब वो तो मैं भी हो सकता हूं, अगर मैं वर्क हार्ड करूंगा तो मैं भी सफल हो जाऊंगा, अगर आप वर्क हार्ड करोगे तो आप भी सफल हो जाओगे। तो ये ना, ऐसे केस में दे जो है, अगर हम दे लगा देंगे तो इसका मतलब है इसमें मैं शामिल नहीं हूं, यानी कि ये बात मेरे लिए नहीं है और ये बात आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए जो इस बात को ना तो कह रहे हैं ना सुन रहे हैं। तो ये बात का मीनिंग गलत हो जाता है, इसीलिए इसको शॉर्ट में इतना बता देते हैं बस, कि अगर हु आ रखा है तो हु के पहले देम या फिर दे का प्रयोग ना करके हमें क्या यूज करना चाहिए, दोज का प्रयोग कर लेना चाहिए। जैसे कई बार ऐसा भी एक्सप्रेशन आता है आपका, ही इज वन ऑफ देम हु नेवर ट्रस्ट देयर फ्रेंड्स। जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे भी क्या कर रखा है हमने इस सेंटेंस में भी, तो इस सेंटेंस में आप पाओगे ही सब्जेक्ट है, इज आपका आ गया, वन ऑफ आ गया, वन ऑफ क्या आ गया आपका, नाउन या प्रोनाउन होता है तो कैसा आता है, प्लूरल आता है। तो आप कहोगे देम सही तो है, लेकिन जैसे ही देखा आपने हुआ रखा है, तो हु के पहले कभी भी देम नहीं लगाना, क्या लगाना है, दोज, ठीक है। ही इज वन ऑफ दोज, वह उनमें से एक है जो कि कभी भी अपने फ्रेंड्स को ट्रस्ट नहीं करते हैं। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट दोज है, इसके हिसाब से प्लूरल वर्ब ट्रस्ट आ गई है, ठीक है। आगे चलेंगे भाई, तो एक पॉइंट ये भी था जो कि आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एरर कहां पे, यहाँ पे दिस काइंड ऑफ फोन, क्योंकि आगे देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब आ गया आपकी सिंगुलर, सीम्स। आगे ध्यान रखेंगे, सीम के साथ टू भी लिख भी सकते हैं और नहीं भी। जब सीम वर्ब के साथ में एडजेक्टिव हम लिखते हैं, जैसे हम ये भी लिख सकते हैं, सी सीम्स वरिड, बहुत चिंतित लग रही है, सी सीम्स टू बी वरिड, बहुत चिंतित लग रही है। तो बीच में टू बी को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल। ऐसे यहाँ पे दिस काइंड ऑफ फोन सीम्स एक्सपेंसिव या सीम्स टू बी एक्सपेंसिव, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो आपने देखा कि ये सब्जेक्ट आ गया, ये आपकी वर्ब आ गई, ये बीच में टू बी एक एक्सप्रेशन आ गया,
उसके लिए फिर आगे कॉम्प्लीमेंट आ गया एक्सपेंसिव, जो कि एक एडजेक्टिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है कोई चीज जो महंगी है। बट आपका कंजंक्शन आ गया, आगे नया क्लॉज आई, इट सब्जेक्ट आ गया। यहां से भी हम देख सकते हैं कि देखो, क्योंकि अगर ऊपर हमने प्लूरल लिख दिया होता तो इट आपका गलत हो जाता, ठीक है। तो इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके लिए सिंगुलर वर्ब आ गई इज। आगे आपका एक एडवर्ब आ जाता है रिलेटिवली। इट इज कैसा है, इकोनॉमिकल है, तो इकोनॉमिकल आपका क्या है, एडजेक्टिव है। अच्छा, ये दो एडजेक्टिव होते हैं, वन इज इकोनॉमिकल एंड द अदर इज इकोनॉमिक। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? ये जो शब्द है ना इकोनॉमिकल, दोनों होते हैं एडजेक्टिव ही हैं, बोथ आर एडजेक्टिव्स, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिकल का मतलब होता है कम खर्च करने वाला या कम खर्च कराने वाला। कोई भी चीज अगर इकोनॉमिकल है, इफ अ मैथड इज इकोनॉमिकल, इसका मतलब है कि उसमें आपको कम खर्चा लगेगा। अगर कोई पर्सन इकोनॉमिकल है, इसका मतलब है वो व्यक्ति कम खर्चा करता है, ठीक है। तो कम खर्चा होने वाली कोई चीज या कम खर्चा करने वाला कोई व्यक्ति इकोनॉमिकल कहलाता है। और इकोनॉमिक का मतलब होता है रिलेटेड टू इकोनॉमी। जो भी चीज इकोनॉमी से रिलेटेड है तो वो इकोनॉमिक हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये जो मैटर है ना, ये इकोनॉमिकल है। कोई भी मैटर इकोनॉमिकल नहीं होता है, ये मैटर इकोनॉमिक हो सकता है, ये पॉलिटिकल हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पे हमने एक सेंटेंस इस तरीके से लिख दिया, इट इज एन इकोनॉमिकल मैटर एंड नॉट अ पॉलिटिकल वन। इस तरीके से मैंने कहा ये एक इकोनॉमिकल मामला है, ना कि एक पॉलिटिकल। अब जैसे देखोगे ना, कुछ लोगों को लग सकता है कि क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल है तो यहाँ पे भी इकोनॉमिकल आपका सही होना चाहिए, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस मामले को अगर हम देखना चाह रहे हैं ना कि ये आपका अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है या आपका जो राजशास्त्र होता है उससे जुड़ा हुआ है, यानी कि पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ना पॉलिटिकल तो ठीक है लेकिन इकोनॉमिकल नहीं होता। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कम खर्च करने वाला। हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, इकोनॉमिक। तो इट इज एन इकोनॉमिक मैटर, ये मैटर कैसा है, इकोनॉमिक है, ना कि इकोनॉमिकल। तो यहाँ पे हमने कौन सा एडजेक्टिव यूज कर रखा है, इकोनॉमिकल यूज कर रखा है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया कि ये फोन ना देखने में महंगा लगता है लेकिन इसको मेंटेन करना कैसा है, आसान है। तो इट इज रिलेटिवली इकोनॉमिकल। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे, एग्जाम में ये भी आता है, आपके दो एडवर्ब होते हैं, ये एक होता है रिलेटिवली और एक होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। कौन से होते हैं, रिलेटिवली एंड कंपैरेटिवली, ठीक है। इन दोनों के साथ में आपको ये बात ध्यान रखनी होती है, डोंट यूज कंपैरेटिव डिग्री, डोंट यूज कंपैरेटिव डिग्री। इनके साथ में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं पॉजिटिव डिग्री का भाई, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे देखो, इकोनॉमिकल को पॉजिटिव डिग्री में यूज किया, एकदम सही है। तो रिलेटिवली इकोनॉमिकल किस चीज के लिए इकोनॉमिकल है, तो उसका पर्पज बताने के लिए 2+B1 टू मेंटेन हमने लिख दिया। तो कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में। देखो क्वेश्चन हमने एक किया है, लेकिन हो सकता है आपको लगे कि टाइम भी बहुत ज्यादा लिया सर ने, लेकिन बेटा आपका ना पूरा रिवीजन करा दूंगा मैं। आप इस तरीके से अगर सारे मॉक टेस्ट देखते रहेंगे सीजीएल के एग्जाम तक, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, वेदर इट इज ग्रामर, वोकैबुलरी या आपका कॉम्प्रिहेंशन या इवन कोई भी चीज है, मैं आपको बहुत कुछ करा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे भाई, यहाँ पे सिंगुलर डिटर्मिनर आपका आ जाता है, जहाँ पे दिस होता है जनरली, फिर काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इस प्रकार के एक्सप्रेशंस आते हैं, ठीक है। इस प्रकार के एक्सप्रेशंस आते हैं। उसके बाद में नो आर्टिकल, यानी कि कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, फिर सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। प्लूरल डिटर्मिनर जैसे कि दीज या दोज आ जाएगा, उसके बाद में काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ आ जाएगा। आर्टिकल यहाँ भी नहीं आएगा, नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। इसके अलावा यहाँ पे हमने बताया है प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सिंगुलर या अनकाउंटेबल, मतलब अनकाउंटेबल या सिंगुलर नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। प्लेंटी ऑफ हो गया है, मोस्ट ऑफ हो गया, इनके साथ प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। इसके अलावा रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर में जो प्लेंटी ऑफ वाला मैंने पॉइंट बताया था, प्लेंटी ऑफ पीपल लाइक्स टू सेलिब्रेट। भाई प्लेंटी ऑफ को किसके साथ यूज कर रखा है हमने, पीपल, यानी कि प्लूरल आपका नाउन है। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो लाइक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, लाइक, क्योंकि V1 आपका प्लूरल होता है, V1 में एस लगाने से वो सिंगुलर होता है, ठीक है।
तो ये आपका लाइक्स की जगह पे लाइक हो जाएगा। टू सेलिब्रेट न्यू ईयर्स ईव, न्यू ईयर्स इवनिंग का मतलब क्या होता है? 31 दिसंबर की जो शाम होती है उसको, ठीक है। आगे, व्हाट काइंड ऑफ द बुक डू यू वांट, ये सीपीयू मेंस में आया वो क्वेश्चन है। तो व्हाट काइंड ऑफ द बुक तो लिख ही नहीं सकते, यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ द बुक्स गलत हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ बुक ये सही हो जाएगा, ए बुक दे रखा है ये गलत हो जाएगा, तो सारे गलत हैं। सेकंड ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर में भी देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जिस किताब में ना ये लिखा हुआ है कि व्हाट काइंड ऑफ के साथ में यहाँ पे आर्टिकल ए आ जाता है, तो उस हिसाब से तो सी ऑप्शन सही होना चाहिए था, जो कि नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो बुक में गलत लिखा हुआ है, एक दो बुक्स हैं ऐसी जिसमें ये सारी गड़बड़ हो रखी है, बट कोई नहीं। आप अगर यहाँ पे पढ़ने आए, इसका मतलब है कि आपको एक एक बात ऑथेंटिक और प्रॉपर सोर्स के हिसाब से मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। डू नॉट फॉरगेट दैट, आपको ये नहीं भूलना है दैट के यू हैव टू डैश फॉर योर हिडियस डीड्स। हिडियस डीड्स का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत बुरी है, जो कुछ गंदे कर्म आपने करे। डीड्स का मतलब कर्म होता है। तो भाई गंदे कर्मों के लिए क्या आप स्ट्रगल करोगे? यू हैव टू स्ट्रगल? नहीं, स्ट्रगल तो बेटा हम कोई जो गलतियां होती है ना, बुरे कर्मों के लिए स्ट्रगल नहीं करता आदमी, गलतियों के लिए करता है। तो यू हैव टू स्ट्रगल नहीं, यू हैव टू पनिश। आपने जो बुरे कर्म करें उसके लिए आप किसी को पनिश करोगे, आपको पनिश किया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा। क्या यहाँ पे पैसिव सेंस है? 2+V1 अगर हमें फिल करना है तो एक्टिव सेंस है। अगर ये होता डू नॉट फॉरगेट दैट यू हैव टू बी, अगर यहाँ पे बी होता और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती तो फिर हम पनिश्ड कह सकते थे। तो अगर ये ऐसे होता ना, टू बी पनिश्ड, ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता तो चल जाता, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा। विदर का मतलब होता है मुरझाना। क्या आपको बुरे कर्मों के लिए मुरझाना है? नहीं, बुरे कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। एटोन, एटोन का मतलब होता है कि प्रायश्चित करना। इसको याद रखने के लिए मैं ट्रिक भी बताता हूं आपको। एटोन को अगर अलग अलग करके लिखोगे तो एट वन, जब आप गलती कर देते हैं तो आप बिछड़ जाते हैं अपने जो चाहने वाले लोग हैं उनसे, और जब आप प्रायश्चित करते हैं तो आप फिर से मिलते हैं। तो व्हेन यू वांट टू बिकम एट वन, यानी कि आप एक पॉइंट पे आना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो एट वन, एट वन यानी कि एक बिंदु पे आ गए। अब आपने प्रायश्चित कर लिया और अब आप दोनों मिल गए हो। बीच में आपने गलत कर्म करे जिसकी वजह से अलग हुए, अब प्रायश्चित करके आपको क्या है? मिलना है, यानी कि एट वन होना है, यानी कि आपको क्या करना है? एटोन करना है, ठीक है। तो याद रख लेंगे भाई इसको इस तरीके से। आगे एक बार मीनिंग देख लेते हैं। स्ट्रगल यानी कि संघर्ष करना, पनिश यानी कि दंड देना किसी को, एटोन करना यानी कि प्रायश्चित करना, और विदर करना यानी कि मुरझाना, ठीक है। विदर के साथ में आपको दो वर्ड्स जो कि होमोनिम्स में अक्सर करके आते हैं, मैं याद दिला देता हूं यहाँ पे। एक तो ये विदर है, मुरझाना। एक आपका क्या होता है? वेदर होता है, ठीक है, ये वाला वेदर, ये कंजंक्शन वाला वेदर है, ठीक है। और एक आपका कौन सा होता है? ये मौसम। मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह, तुम क्या जानो मेरे दिल में तुम रहते हो सावन की तरह। मौसम में शायद दूसरा वाला सा आएगा, वो देख लेना आप लोग, ठीक है। लेकिन बदल मत जाना मौसम की तरह आप लोग भी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये वो वाला कंजंक्शन है, वेदर और वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे भाई, ठीक है। अब ये देखो, नो इम्प्रूवमेंट यानी इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। पहला देख लेते हैं एक बार, जो गिवन सेंटेंस है उसमें कहीं पे एरर है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले यही देख लेते हैं। तो सी सब्जेक्ट है, मस्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब है। सी मस्ट लीव द हाउस नाउ इफ सी वांट टू कैच द ट्रेन। तो सी सब्जेक्ट है, सी के हिसाब से मस्ट आ गया। मस्ट एक मॉडल है, मॉडल में सिंगुलर प्लूरल देखते नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी मॉडल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है तो लीव एकदम करेक्ट है। लीव व्हाट? लीव द हाउस। भाई ध्यान देंगे, लीव वर्ब के साथ में दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो होता है लीव समथिंग और समबडी, किसी व्यक्ति या स्थान या किसी चीज को छोड़ देना। और दूसरा आपका स्ट्रक्चर क्या बनता है? लीव और, खास करके समथिंग में यहाँ पे कोई स्थान आएगा, ठीक है। आई हैव लेफ्ट फॉर मुंबई, मैं मुंबई के लिए निकल चुका हूं। आई हैव लेफ्ट मुंबई, मैं मुंबई से निकल चुका हूं। जब हम किसी स्थान को छोड़ते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम दिल्ली से निकले, तो वी लेफ्ट दिल्ली, हमने दिल्ली छोड़ दी। और हम अगर ये कहें कि हम मुंबई के लिए निकले, तो वी हैव लेफ्ट फॉर मुंबई, हम मुंबई के लिए निकल चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे लीव के साथ में, लीव की सेकंड और थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है, ठीक है। तो सी मस्ट लीव, किस चीज को छोड़ना है? द हाउस, यानी कि घर से उसको निकलना है,
अगर यहीं पे होता है ना सी मस्ट लीव फॉर द हाउस, इसका मतलब होता है घर के लिए निकलना है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। और कब निकलना है, नाउ, यानी कि अब। सी मस्ट लीव द हाउस नाउ, यानी कि उसको घर अभी छोड़ देना चाहिए। इफ, यदि, ये कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है, इफ आ गया। सी आपका अगेन सब्जेक्ट है। सी वॉन्ट, अब आपने जैसे ही देखा ना सी सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉन्ट आना चाहिए, वॉन्ट्स आना चाहिए। आप कहोगे सर कि यहाँ पे तो आपको वॉन्ट्स लिखना चाहिए, ठीक है, क्या लिखना चाहिए, वॉन्ट्स। इसका मतलब है कि जो नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन है दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है, ये तो पक्का रॉन्ग है। और किस चीज के लिए, सी वॉन्ट वॉट, क्या चाहती है, तो वॉन्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है टू कैच, तो टू प्लस वी वन जो कि इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव आपका ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। इन्फिनेटिव सामान्यतः या तो ऑब्जेक्ट का काम करता है वर्ब के, ठीक है, आई नीड टू गो देयर, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, या फिर इन्फिनेटिव आपका बेसिकली पर्पज बताता है। राधिका केम हियर टू मीट मी, राधिका केम हियर, वाई, क्यों आई, पर्पज क्या था, टू मीट मी, मुझसे मिलने, तो पर्पज बताता है, ठीक है। और क्या कैच करना चाहते हैं, तो द ट्रेन उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि किसी एक डेफिनेट ट्रेन की बात चल रही है तो आर्टिकल द है। यानी कि नो इंप्रूवमेंट आपका गलत है, ये पक्की बात है। किस वजह से गलत है, क्योंकि सी के हिसाब से वर्ब जो है वो सही नहीं है। एक बार सी ऑप्शन देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन में आप देखोगे इट इज टाइम दे रखा है। अब आपको इट इज टाइम वाले स्ट्रक्चर्स को भी मैं फटाफट से एक बार बता देता हूँ कि इट इज टाइम के साथ में क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं। सबसे पहले देखेंगे, हमेशा आपका आता है इट इज टाइम, या तो इसके साथ सीधे सीधे टू प्लस वी वन लगा दो, टू प्लस वी वन। कई बार पता है क्या होता है, इट इज टाइम के साथ में हम लोग किस व्यक्ति के लिए वो टाइम है फॉर समबडी भी लगा देते हैं, ठीक है, और फिर आगे टू प्लस वी वन तो आता ही है। और कई बार क्या होता है कि इट इज टाइम के साथ में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चाहें तो दैट लिख भी सकते हैं और चाहें तो उसको हटा सकते हैं। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आता है और इस सब्जेक्ट के जस्ट बाद में V2 आता है। ध्यान देंगे यहाँ पे सिर्फ V2 आएगा और कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, V2 आएगा। मैं तीनों ही जो स्ट्रक्चर्स लिखे हैं एक बार लिख देता हूं। इट इज टाइम टू गो। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, चल भाई जाने का समय हो गया, इट इज टाइम टू गो, जाने का समय हो गया। लेकिन इस सेंटेंस में एक खराबी है। अब खराबी है कि ये नहीं समझ आ रहा है कि किसके जाने का टाइम हो गया। नहीं भाई, मैंने कहा इट इज टाइम टू गो, जाने का समय, किसके जाने का। और इसी खराबी को दूर करने के लिए हम कौन सा वाला स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, ये वाला। तो इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट इज टाइम फॉर, अब आप चाहें तो फॉर मी लिख दीजिए, आप चाहें तो फॉर अस लिख दीजिए, आप चाहें तो फॉर यू लिख दीजिए, आप चाहें तो फॉर हर लिख दीजिए, किसी व्यक्ति का नाम लिख दीजिए, आगे टू गो, यानी कि इट इज टाइम फॉर मी टू गो, मेरा जाने का टाइम है। इट इज टाइम फॉर हर टू गो, उसके जाने का टाइम है। इट इज टाइम फॉर यू टू गो, आपके जाने का टाइम है, ठीक है। ये एक तरीके से सजेशन के तरीके से आपका काम करता है। अब बात आ जाती है जो तीसरा वाला स्ट्रक्चर है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो आपका क्या है, इट इज टाइम। आप चाहें तो आगे दैट लिखें और आप चाहें तो इसको हटा दें, ये ऑप्शनल होता है दैट, ठीक है। आगे कोई भी सब्जेक्ट ले लो, जैसे मी की जगह पे हम आई ले लेंगे, अस की जगह अगर लेना होता तो वी ले लेते, यू की जगह तो सब्जेक्ट यू ही आता है, और हर की जगह अगर लेना होता तो सी ले लेते हैं ना, कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है जरूरत के हिसाब से, सी। और आगे क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म गो की क्या आ जाएगी, वेंट। इट इज टाइम आई वेंट, इट इज टाइम यू वेंट, इट इज टाइम शी वेंट, इट इज टाइम वी वेंट। इसका सेंटेंस का मीनिंग इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बस इतना सा फर्क है कि ये एक सजेशन था और ये एक सजेशन नहीं है। ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि अब तक आपको चले जाना चाहिए था। अगर मैं ये कहता हूं कि इट इज टाइम आई वेंट होम, ठीक है, होम भी लिख लेना पीछे से सबके, और बेटर आप कनेक्ट कर पाओगे। इट इज टाइम टू गो होम, इट इज टाइम फॉर मी टू गो होम, ठीक है, यहाँ भी होम लिख लेना और बेटर कनेक्ट कर पाओगे आप, ठीक है। तो सी वेंट होम, इट इज टाइम सी वेंट होम, इसका मतलब है कि उसको अब तक घर चले जाना चाहिए था लेकिन वो अब तक नहीं गई है। कायदे से ये प्रेजेंट की ही एक सिचुएशन होती है, चाहे बेशक यहाँ पे V2 आ रखा है। इसको हम इसलिए यूज करते हैं कि अब तक चले जाना चाहिए था, क्या वो गई है। अगर मान लीजिए एक पार्टी चल रही है और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब तक इसको घर चला जाना चाहिए था, मतलब वो नहीं गई है, तो प्रेजेंट की अनरियल बात है एक तरीके से। तो इट इज टाइम
इवेंट, इवेंट होम, ठीक है। अच्छा ध्यान देंगे, गो वर्ब के साथ में होम के साथ टू नहीं आता है, ठीक है। कभी भी अगर आपको दिखे गो टू होम तो ये गलत होता है, ठीक है। वे होम या गो होम, जो भी आप लिखना चाहो, ये सही होता है, ठीक है। यानी कि होम के साथ टू नहीं आता है, लेकिन हालांकि ध्यान देना एट होम आपका सही होता है। तो टू होम आपका गलत होता है, लेकिन एट होम आपका सही होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। आ जाओ भाई, इस वाले स्ट्रक्चर पे थे हम। तो जैसे हमने देखा इट इज टाइम दे रखा है और आगे द हाउस दे रखा है, यानी कि सब्जेक्ट आ रखा है। तो इट इज टाइम आ गया, इट इज टाइम आगे सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे लीव्स दे दिया, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमें किसकी जरूरत है? V2 की। ये वाला स्ट्रक्चर गलत हो गया। इट इज टाइम आ गया, आगे क्या दे दिया? सी लीव्स, अगेन ये भी गलत हो गया भाई। ये तो वैसे मीनिंग वाइज भी ऐसा लग रहा है, इट इज टाइम द हाउस लीव सर। इसका मतलब तो ये हो रहा है कि अब मतलब समय है कि घर को उसे छोड़ देना चाहिए, मतलब घर उसको छोड़ के कहीं चला जाएगा। तो ये तो मीनिंग वाइज भी गलत था। अगर यहाँ पे लीव्स की जगह लेफ्ट भी होता ये तो भी गलत हो जाता, क्योंकि मीनिंग इसका एकदम अपोजिट है। इट इज टाइम शी लेफ्ट द हाउस। अब आप कहोगे कि सी सब्जेक्ट है, लेफ्ट आपकी वर्ब आ गई, द हाउस उसके लिए आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। इफ आपका कंजंक्शन है, सी सब्जेक्ट आ गया, सी के हिसाब से वांट्स आपका सही है। मैंने अभी बताया भी था कि प्रेजेंट की सिचुएशन है, इसीलिए वांट्स आपका सही है। क्या चाहती है वो? तो टू कैच आपका इन्फिनेटिव आ गया, द ट्रेन उसका ऑब्जेक्ट आ गया। यानी कि पहले वाले ऑप्शन में सब कुछ सही है एंड यही आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे नोटिस करने वाली है आपकी, और वो क्या है? ये जो इट इज टाइम लास्ट वाला, जहां पे आगे सब्जेक्ट प्लस V2 है, आप चाहें तो यहाँ पे इट इज हाई टाइम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज अबाउट टाइम लिख सकते हैं, इट इज एप्ट टाइम लिख सकते हैं, ETC। इस प्रकार के फ्रेजेस भी यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि यहाँ पे इट्स लिख रखा है। आपके दो प्रकार के इट्स होते हैं, एक तो ये वाला और एक आपका ये वाला। ये वाला जो इट्स है, इट इज अ डिटरमिनर, पजेसिव केस है ये, ठीक है। लिख ही देता हूं, पजेसिव डिटरमिनर, पजेसिव डिटरमिनर, ठीक है। ये वाला जो इट्स है, ये बेसिकली दो मीनिंग दे सकता है आपके। नॉर्मली इसका मीनिंग इट इज होता है, बट समटाइम्स इट कैन मीन इट हैज, ठीक है। ये वाले मीनिंग दे सकता है। दोनों ही केस में आप देखोगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। यानी कि ये वाला जो इट्स है कहीं ना कहीं मीनिंग देता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, और ये वाला जो इट्स है ये जब भी आएगा तो इस वाले इट्स के साथ में, क्योंकि ये पजेसिव केस है, तो इसके साथ में नाउन का प्रयोग जरूर किया जाएगा, ठीक है। इस पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कई बार हो सकता है ऐसे ही करके एग्जाम में पूछ लिया जाए, ऐसे लिख दे मान लीजिए, इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम ही कॉल्ड मी। भैया अब तक तो उसे मुझे कॉल कर लेना चाहिए था। अब इसमें क्या एरर है? तो आप पाओगे सर कि ये वाला इट्स हमें नहीं लगाना है, हमें कौन से वाला इट्स चाहिए? इट इज वाला, जो कि कौन सा होता है? ये जो रेज्ड कॉमा वाला होता है ना ऊपर, ये वाला इट्स हमें यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल आपका क्या आ सकता है, ठीक है। द बुक लुक्स ग्रेट बट इट्स कवर इज ओल्ड फैशन्ड, इज समवॉट ओल्ड फैशन्ड। अब जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो क्या होगा? द बुक लुक्स ग्रेट, बुक तो अच्छी लग रही है, बट इट्स कवर। अब देखो इज तो यहाँ रखा है, कवर सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, तो क्या हमें सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए था? द आंसर इज नो। इस कवर के लिए हमें पजेसिव केस चाहिए। किसका कवर? बुक का कवर। पजेसिव केस की जरूरत है, तो कौन से वाला इट्स आएगा? तो आपको ध्यान रखना है इस वाले इट्स की हमें जरूरत है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है समवॉट, ठीक है, समवॉट, समवॉट। देखो दो शब्द होते हैं, जैसे ये सम होता है, ठीक है, इट्स अ डिटरमिनर। ये क्या होता है मेरे भाई? डिटरमिनर होता है। और ये जो समवॉट होता है, देखो मैं थोड़ा सा ना लिखने में जल्दी जल्दी में छोटी मोटी मिस्टेक रह जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे वो चीज़ आती नहीं है। जैसे यहाँ पे अभी वॉट लिखने में एच रह गया, तो वो क्या होता है ना, मैं जब
एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ ना, तो मेरा पूरा का पूरा फोकस जो है ना वो एक्सप्लेन करने पर रहता है। तो एक तो मेरे हैंड राइटिंग को भाई प्लीज थोड़ा सा इग्नोर मार देना, है ना, समझ लेना कि ये दूध में मक्खी के समान है बस। और थोड़ा सा अगर कभी स्पेलिंग मिस्टेक रह जाए, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा इग्नोर मार देना। और कई बार बोलने में भी हल्की फुल्की कोई चीज ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि मैं जब मतलब समझा रहा होता हूं ना, तो पूरा का पूरा फोकस मेरा किस चीज पे रहता है, सिर्फ और सिर्फ समझाने पर रहता है, ठीक है। ये जो समवॉट होता है मेरे भाई, ये क्या होता है, एडवर्ब होता है। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, कुछ होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि यार वो कुछ पुराना सा लग रहा है, कुछ पुराना सा लग रहा है, तो क्या सम ओल्ड फैशन लिख दूं? नहीं, ओल्ड फैशन अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, उसके लिए मैं क्या लिखना पड़ेगा, समवॉट। जैसे मैंने कहा कि राधिका थोड़ी चिंतित है, राधिका थोड़ी सी चिंतित है। जैसे मैंने कहा मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, आई हैव सम मनी, क्योंकि मनी आपका क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले सम लगा दिया। लेकिन मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा चिंतित हूं, आई एम सम वरिड, नहीं, वरिड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब चाहिए, इसीलिए आई एम समवॉट वरिड। मैं एग्जांपल लिख के बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा आई हैव सम मनी, आप पाओगे मनी नाउन है, मनी अगर नाउन है तो नाउन के लिए हमें डिटर्मिनर की जरूरत है, तो सम एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि आई एम सम वरिड, ठीक है, जैसे ही आप देखोगे वरिड लिख दो, या कोई और भी एडजेक्टिव आप लिख सकते हैं, अपसेट लिख सकते हैं, तो सम आपका, ये वरिड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और किसी भी एडजेक्टिव के लिए हमें डिटर्मिनर्स का यूज नहीं करना होता है, हमें किसका यूज करना होता है भाई, एडवर्ब का। इसीलिए यहाँ पे समवॉट का यूज किया जाएगा, ना कि सम। ठीक है, आगे चले। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो कौन सा क्वेश्चन चल रहा था हमारा, ये वाला चल रहा था, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वाला पार्ट आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे भाई, अगला आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, मैं ट्राई कर रहा हूँ अगेन कि आपको बेहतर से बेहतर मतलब रिवीजन भी प्रोवाइड कर सकूं। तो जो चीज हमने इस क्वेश्चन में सीखी, इसके बेस पे प्रीवियस ईयर में क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो लेट्स डिस्कस। ये सीपीयू 2023 का क्वेश्चन है। इट इज टाइम समवन टेक्स कंक्रीट स्टेप। जैसे ही देखा इट इज टाइम आ गया, आगे सब्जेक्ट आ गया, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि टुक का प्रयोग किया जाएगा, ना कि टेक का। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपके मॉक में पूछा गया है, उसी कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, और ज्यादा पुराना नहीं है, नया ही क्वेश्चन है ये, है ना। तो टुक, तो इट इज टाइम, समवन सब्जेक्ट आ गया, टुक आपकी वर्ब आ गई। क्या लेना चाहिए, तो स्टेप्स, कैसे स्टेप, कंक्रीट। ठीक है, मतलब एकदम कोई चीज जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ है वो कंक्रीट कही जाएगी। क्यों लेने चाहिए, क्या पर्पज है, पर्पज है उसका टू एलिविएट। एलिविएट करने का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। ठीक है, कम करना, किस चीज को कम करना है मेरे भाई, द प्रॉब्लम। किस चीज की प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ऑफ, ऑफ आपका रिलेशन बताने के लिए, किस चीज की, अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी की समस्या है, इसको करने के लिए। और कहां पे ये प्रॉब्लम, तो इन प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द कंट्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भाई साहब आपका, है ना। बड़ा सा सेंटेंस है लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है। इट इज टाइम दैट वी डैश समथिंग यूजफुल। डी ट्रिपल एस बी स्पेशल एजुकेटर 2014 पीआरटी का जो पेपर है उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखो हम थोड़ी सी वैरायटी भी कवर करते हैं, सीजीएल में ऐसे बहुत आए हैं, लेकिन एसएससी का एक ले लिया तो थोड़ा सा एक डिफरेंट सा ले लिया। तो देखो इट इज टाइम अगर आ गया है, आगे देखो दैट आ रखा है यहाँ पे। मैंने कहा है ना कि दैट आ भी सकता है और नहीं भी, इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल। यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ पे देखो नहीं लगा रखा है, ठीक है। तो मे डू नहीं होगा, यहाँ पे शुड हैव आ जाएगा, नहीं आएगा, कुड हैव आ जाएगा, नहीं, क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि डिड का प्रयोग किया जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन जो है वो है सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट है। एज सून एज विंटर सेट्स इन। जैसे ही हम सारे सेंटेंसेस को एक एक करके देखें, तो एज सून एज एक कंजंक्शन होता है, सामान्यतः इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एज सून एज यानी कि जैसे ही, एज सून एज। विंटर आपका सब्जेक्ट है, और विंटर जनरली क्योंकि यहाँ पे एक ये पूरा क्या सीजन होता है ना, सीजन, सीजन के नाम के साथ सामान्यतः आर्टिकल को ड्रॉप कर देते हैं, तो यहाँ पे विंटर के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया है। सेट्स इन का मतलब, सेट इन का मतलब होता है कोई भी चीज का स्टार्ट होना, ठीक है, जब कोई चीज आरंभ होती है। तो जैसे ही सर्दियां आरंभ होती हैं, विंटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आ गई सेट्स, ठीक है। और सेट इन पूरा मिलके क्या हो जाता है, फ्रेजल वर्ब हो जाता है, ठीक है। अभी आपको बताया था द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के साथ में कैसा नाउन आता है, प्लूरल, टूरिस्ट्स। आगे आर्टिकल नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आ रखा है। वर्ब कैसी आती है, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, यहाँ पे कैसी लगा दी, प्लूरल वर्ब लगा दी। इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया जी, गलत हो गया। क्लियर है, दूसरा देखेंगे। एज सुन एज कंजंक्शन, विंटर सेट्स इन, यहां तक तो ठीक है एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है। द नंबर ऑफ
टूरिस्ट कैसी वर्ब लगा दीजिए, आर कैसी होती है ये, प्लूरल, तो ये भी आपका हो जाएगा गलत। तीसरा देखा, एज सून एज आ गया, विंटर सेट्स इन आ गया, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द नंबर ऑफ आ गया, टूरिस्ट स्टार्ट्स आ गया, यानी कि सिंगुलर वर्ब आपकी बार, यहां तक ठीक है। क्या स्टार्ट कर देता है, इंक्रीजिंग सडनली, नंबर तो इंक्रीज ही होगा या डिक्रीज होगा। सामान्यतः हम द नंबर ऑफ का यूज ही तब करते हैं जब हम संख्या की बात करते हैं, यानी कि दिस लुक्स मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे देख लेते हैं इस वाले को भी, एज सून एज आ गया, विंटर सेट्स इन आ गया, ठीक है। द नंबर ऑफ टूरिस्ट सब्जेक्ट आ गया, नई क्लॉज का। इंक्रीजिंग डायरेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती है, हमें यहाँ पे कोई ना कोई वर्ब मतलब डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म नहीं लिखते हम, हमेशा या तो इज एम आर वॉजबर आएगा या बीन आएगा आपका, तभी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। आईएनजी फॉर्म लिखने से पहले बी की वर्ब्स हमें लिखनी होती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, वो वर्ड पहचानना है जो इनकरेक्ट है। ध्यान देंगे, ट्रांसफर में डबल आर आता है, रेफर में भी डबल आर आता है, डेफर में भी डबल आर आता है। देखो यहां सिंगल एफ है, सिंगल एफ है, सिंगल एफ है, यहां सफर में डबल एफ आता है, इसीलिए आगे आर सिंगल आता है। तो यहां पे एफ डबल है, आर सिंगल है सफर में, ठीक है। बाकी सब में एफ सिंगल है और आर आपका क्या है, डबल है। तो ये आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे एक बार इनके मीनिंग भी देख सकते हैं आप, ट्रांसफर, रेफर, सफर, रेफर, ठीक है। तो ट्रांसफर करना, स्थानांतरण करना, यानी कि किसी को कहीं ट्रांसफर हो जाता है, और रेफर करना यानी कि किसी को जैसे हॉस्पिटल वगैरह से रेफर कर देते हैं ना, तो वो वाला हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा रेफर करने का मतलब है किसी को किसी दूसरी जगह पे भेजना, निर्देश देके। सफर करने का मतलब है किसी चीज को झेलना, और डेफर करने का मतलब है स्थगित कर देना, टाल देना किसी चीज, ठीक है। आगे देखेंगे भाई, अगला देखो, ये अंडरलाइन पार्ट है, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। द रिसर्च टीम, ये सब्जेक्ट आ गया, मेड अ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू। अब देखो जब भी आपको ध्यान रखना है, सफलता का सेंस होता है तो जनरली थ्रू वाले जो फ्रेजल वर्ब होते हैं या उससे बनने वाले जो नाउन होते हैं वो यूज करते हैं। ब्रेक थ्रू आपने क्रिकेट में बहुत बार सुना होगा कि ब्रेक थ्रू मिल गया। ब्रेक थ्रू मिल गया इसका मतलब है कि लाइक मान लो कोई विकेट नहीं मिल रही है किसी टीम को, अचानक से विकेट गिरती है, ब्रेक थ्रू मिल गया। ब्रेक थ्रू यानी कि सफलता मिल गई। ये भी कह सकते हैं कि रिसर्च टीम ने एक सिग्निफिकेंट सफलता पाली किस चीज को करने में। तो देखो ब्रेक थ्रू आपका नाउन के तरीके से यहाँ काम कर रहा है, फ्रेजल वर्ब से ही बना हुआ नाउन है ये, ठीक है। और कैसा ब्रेक थ्रू है, तो एडजेक्टिव आ गया सिग्निफिकेंट, उसके लिए आर्टिकल आ गया ए, ठीक है। इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्टिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म फाइंडिंग, क्या फाइंड करने की बात कर रहे हैं, अ क्योर, क्योर का मतलब इलाज, किस चीज के लिए क्योर है, तो फॉर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द डिसीज। आप कहोगे कि सर एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सडनली फैल जाना किसी चीज का, ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। या टू स्टार्ट सडनली। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का ब्रेक डाउन, इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाता है, किस टू स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना। ब्रेक अबाउट जैसा कोई फ्रेजल वर्ब आपका नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे ये फ्रेजल वर्ब चाहिए भी नहीं यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन ही बहुत आसान हो गया था, बिकॉज ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, ब्रेक अवे, मतलब ब्रेकआउट, अबाउट, ये तो फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पे हमें नाउन की जरूरत थी, ठीक है। देखो एक बार, ब्रेकआउट आपका क्या है, फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब के रूप में इसका क्या मीनिंग है, टू स्टार्ट सडनली या टू स्केप फ्रॉम अ प्लेस और सिचुएशन, ये भी ब्रेकआउट होता है, ठीक है। ब्रेकआउट किसी चीज के फैलने के लिए भी लगा देते हैं। ब्रेकआउट आपका नाउन भी होता है, और ब्रेकआउट जब नाउन है, एन स्केप फ्रॉम अ प्रिजन यूजुअली बाय अ ग्रुप ऑफ प्रिजनर्स, जब जेल का ब्रेकआउट होता है, ठीक है। ब्रेकआउट एडजेक्टिव भी होता है, टेकिंग प्लेस सेपरेटली फ्रॉम द मेन मीटिंग विद अ स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल, ये ब्रेकआउट होता है, ठीक है। आगे ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप वर्किंग बिकॉज ऑफ अ फॉल्ट, टू स्टॉप वर्किंग, या ब्रेक डाउन फेल करने के सेंस में भी आ सकता है। ब्रेक डाउन जब सिंगल शब्द होता है तो ये नाउन होता है। अच्छा एक चीज देखेंगे, जब ये फ्रेजल वर्ब है तो ये मल्टीपल वर्ड में आ रहे हैं दोनों अलग अलग, लेकिन जब ये नाउन के रूप में तो ये सिंगल वर्ड बन जा रहे हैं, ठीक है। या एडजेक्टिव में भी सिंगल वर्ड, जैसे यहाँ पे ब्रेक थ्रू भी आपका ना नाउन है तो सिंगल वर्ड में आया है, इसीलिए ये तीनों क्योंकि अलग अलग वर्ड थे, इसीलिए मैंने कहा कि तीनों आपके फ्रेजल वर्ब है ना कि नाउन, और हमें नाउन की जरूरत है, क्योंकि जब ये नाउन होते हैं तो सिंगल वर्ड लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन हमने सिंगल वर्ड लिखा है, तब ये नाउन है। और ब्रेक डाउन एन ओकेजन व्हेन अ व्हीकल और मशीन स्टॉप्स वर्किंग, अ फेलियर ऑफ अ रिलेशनशिप, डिस्कशन और सिस्टम, ये आपका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, खास करके हम कई बार यूज करते हैं इमोशनल ब्रेक डाउन। ब्रेक थ्रू जब फ्रेजल वर्ब है तो दोनों शब्दों को अलग अलग लिखा सेपरेट करके, टू मेक अ न्यू एंड इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, ठीक है, मतलब ए नहीं है यहाँ पे तो डिस्कवरीज प्लूरल लिख दिया है। टू मेक अ वे थ्रू समथिंग यूजिंग फोर्स, ये भी बन सकता है ब्रेक थ्रू, या फिर टू सक्सीड इन डीलिंग विथ एन
एटीट्यूड दैट समबडी हैज एंड डिफिकल्टीज इट क्रिएट्स, तो सफलता के रूप में आता है जनरली। ब्रेक थ्रू जब आपका नाउन होता है तो एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट में लीड टू एन एग्रीमेंट और अचीवमेंट, तो ब्रेक थ्रू हो गया। ब्रेक थ्रू एडजेक्टिव भी हो सकता है, इन विच अ परफॉर्मर और टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे हम बोल देते हैं इट्स अ ब्रेक थ्रू सीजन, ब्रेक थ्रू सीजन है यानी कि कोई भी चीज जिसमें सफलता मिली है। लाइक मान लीजिए आईपीएल चल रहा है, अब तक कोई प्लेयर चल नहीं पा रहा था, अचानक से उसने इस सीजन में आग लगा दी, तो इट्स अ ब्रेक थ्रू सीजन फॉर हिम, ठीक है, कह सकते हैं। तो ब्रेक थ्रू यानी कि सफलता पूर्वक जो काम किया जाता है, तो ये आपके इस तरीके से यूसेज होते हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, तो ये सिनोनिम का क्वेश्चन है। एमिनिटीज का सिनोनिम पूछा। एमिनिटीज का मतलब क्या है, जो जरूरत की चीजें होती हैं, बेसिक सुविधाएं जो मिलती हैं, वही एमिनिटीज है। एक आपका वर्ड दे रखा है पेजेंट्रीज, ये बेसिकली कोई भव्य समारोह वगैरह होता है उसके लिए यूज कर लेते हैं। प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है, जो विशेषाधिकार होते हैं, किसी को जो विशेष अधिकार मिले होते हैं उसके लिए बोल देते हैं। कर्टसीज, कर्टसी बेसिकली जो अच्छा बिहेवियर होता है उसको कर्टसी बोल देते हैं, इसी का प्लूरल फॉर्म है ये। फैसिलिटीज जो सुविधाएं होती हैं, तो एमिनिटीज फैसिलिटीज, ये आपका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं सारे वर्ड्स को। देखो एमिनिटी, एमिनिटी क्या है, सुविधाएं, सिंगुलर फॉर्म में दे रखा है, तो इसकी क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे यूटिलिटी हो सकता है, ठीक है। कन्वीनियंस आपका हो सकता है, सुविधाओं के लिए एक अच्छा वर्ड है कन्वीनियंस। इसके अलावा आप कह सकते हैं फैसिलिटी, जो अभी हमने बताया भी था आपको। कंफर्ट आपका बन सकता है और प्रोविजन बन सकता है। इसके एंटोनिम्स क्या बन जाएंगे, जो भी वर्ड्स डिफिकल्टी को दिखाते हैं, जैसे इनकन्वीनियंस हो जाएगा, न्यूइसेंस हो जाएगा। इसके अलावा ट्रबल हो सकता है, बॉदर हो सकता है, ये सब इसके क्या है, एंटोनिम्स हैं। ऐसे ही पेजेंट्री आपका हो जाएगा। देखो पेजेंट्री का मतलब क्या है, कोई भव्य प्रदर्शन, ठीक है। तो स्पेक्टिकल हो जाएगा, कोई चीज जो बहुत अच्छी है, ठीक है। स्पेक्टिकल यानी कि जो बहुत अच्छा है, कोई भी चीज, आपको ध्यान रखना है, एक ये शब्द आपका स्पेक्टिकल, ठीक है, स्पेक्टिकल। और दूसरा आपका वर्ड होता है ये स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मे, और ये हमेशा और हमेशा आपकी प्लूरल फॉर्म में रहता है। स्पेक्टिकल का मतलब होता है कोई भी अच्छा दृश्य, ये आपका नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो स्पेक्टिकल यहाँ पे यही वाला है, दृश्य वाला। आगे स्प्लेंडर हो सकता है, कोई भी चीज जो स्प्लेंडेड है, जो बहुत अच्छी है, जो भव्य है, तो इसके लिए स्प्लेंडर यूज कर लेते हैं। मैग्निफिसेंट हो जाएगा, मैग्निफिसेंट का मतलब क्या है, बहुत शानदार है। ग्रैंडियर का मतलब भी क्या है, जो चीज बहुत ग्रांड है, जो भव्य है, ठीक है। अगर एंटोनिम देखेंगे तो मॉडरेशन, कोई चीज जो मॉडरेट है, नॉर्मल है, ठीक है। सिंप्लिसिटी कह सकते हैं, जो चीजें सिंपल होती है वहां पे सिंप्लिसिटी आपको मिलेगी। इसके अलावा ऑस्टेरिटी, ऑस्टियर होने का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति ना बहुत ज्यादा कठिन कोई लाइक तपस्या टाइप कर रहा होता है, तो वो बहुत ऑस्टियर चल रही होती है, तो ऑस्टेरिटी का मतलब तपस्या ही हो जाएगा। तब प्लेननेस हो जाएगा, प्लेननेस का मतलब क्या है, सिंपल, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए आ जाता है। इसके अलावा प्रिविलेज का मतलब विशेषाधिकार होता है, इसके लिए सिनोनिम्स क्या बन जाएंगे, एडवांटेज। प्रेरोगेटिव, ये अच्छा वर्ड है, इसको जरूर ध्यान रख लेना, ये आपका प्रेरोगेटिव है। प्रेरोगेटिव है यानी कि विशेषाधिकार है किसी का, ठीक है। इसके अलावा इंटाइटलमेंट, इंटाइटलमेंट का मतलब है आप जिस चीज के हकदार हैं, ठीक है। इसके अलावा अथॉरिटी हो जाएगा। डिस्पेंसेशन, जब हम किसी को कुछ डिस्पेंस करते हैं, इसका मतलब है उसके लिए कुछ देते हैं, कोई विशेष अधिकार वगैरह, ठीक है। लाइसेंस, अगर आपके पास में किसी चीज का लाइसेंस है यानी कि उस काम को आप कर सकते हैं, आप उस चीज के लिए इंटाइटल्ड हैं। अगर इसके एंटोनिम्स देखेंगे तो डेप्रीवेशन हो जाएगा, जब हम किसी को डिप्राइव कर देते हैं किसी चीज से, ठीक है। डिप्राइव करने का मतलब है किसी से कुछ छीन लेना, तो उसी से आपका नाउन बन जाता है डेप्रीवेशन। इसके अलावा ऑपरेशन, जब हम किसी को ऑपरेस करते हैं, इसका मतलब है बेसिकली उसको दबाते हैं, तो ऑपरेशन वहीं से नाउन बना हुआ है। पेनल्टी लगाना किसी पे, किसी को डिसएडवांटेज देना, किसी को बेसिकली डिस एम्पावरमेंट करना। जब हम किसी को एम्पावर करते हैं तो बेसिकली उसके अंदर और ज्यादा शक्तियों बेसिकली देते हैं, उसको शक्तियां देते हैं। तो डिस एम्पावरमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, उससे शक्तियां छीन रहे हैं हम, तो प्रिविलेजेस को छीना जा रहा है। कर्टसी बेसिकली शिष्ट व्यवहार जो आपका होता है, जैसे पोलाइटनेस आपका आ जाएगा, एटिकेट आपका आ जाएगा, सिविलिटी आपका आ जाएगा, ग्रेशियसनेस आ जाएगा, जेंटिलिटी आ जाएगा, जब आप जेंटल होते हैं, ठीक है। जब आप सिविल होते हैं, सिविल का मतलब भी क्या है, बेसिकली जो आपका बढ़िया बिहेवियर है उसी के लिए बोल देते हैं। एटिकेट्स तो हम बार बार बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटोनिम देखेंगे तो रूडनेस, डिसरिस्पेक्ट, इम्पोलाइटनेस, डिसकर्टसी, ये आपका बेसिकली सारे के सारे एंटोनिम्स आ जाएंगे। ये वाला तरीका एक बार कैसा लगा है आपको जरूर बताना, ठीक है। देखो ये मॉक की वीडियो लंबी जरूर जाएगी, लेकिन आपका कंप्लीट रिवीजन, वेदर इट इज वोकैबुलरी और ग्रामर, आपको मजा आ जाएगा। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज टार्डी। टार्डी का मतलब होता है स्लो, स्लगिश, जो बहुत
मंद है, सुस्त है, उसको भी बोल देते हैं। तो इसके एंटोनिम में क्या आ जाएगा, ये टार्डी एडजेक्टिव होता है सामान्यतः आपका यहाँ पे स्लो के सेंस में। तो प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब है विदाउट डिले। हम जैसे किसी को प्रॉम्प्ट देते हैं ना, कुछ आपने एआई आया अभी अभी सुना होगा कि एआई को कैसे प्रॉम्प्ट दिया। प्रॉम्प्ट का मतलब ही वहां पे प्रॉम्प्ट इसीलिए यूज किया गया है। प्रॉम्प्ट देने का मतलब है हम उसको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं और वो विदाउट डिले उस काम को करता है। तो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत, ठीक है। हम्बल का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति हम्बल है, इसका मतलब है कि वो बेसिकली मतलब बहुत ज्यादा उसके अंदर ना गर्व वगैरह नहीं है, मतलब गर्व नहीं है, मतलब समझ जाना आप लोग, ठीक है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा घमंड नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड ये है, ठीक है। वो वाला गर्व मत समझ लेना। ठीक है। क्लियर का मतलब होता है साफ, और स्टडी का मतलब है जो एकदम जमा हुआ है, लगा हुआ है किसी चीज को लेके, ठीक है। बाकी देख लेते हैं एक बार इन वर्ड्स को और डिटेल में। तो टार्डी बेसिकली सुस्त, धीमा। तो इसके सिनोनिम्स देखेंगे तो लेट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा, लेगार्ड हो जाएगा, लथार्जिक, लिस्टलेस, डायलेटरी। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। सारे के सारे अच्छे वर्ड्स हैं, आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो लेट कह सकते हैं, वैसे सबसे बढ़िया इसके लिए जो है तो स्लगिश, लेगार्ड, लथार्जिक, लिस्टलेस, डायलेटरी, ये अच्छे वर्ड्स हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटोनिम्स देखेंगे तो प्रॉम्प्ट हो जाएगा, इंस्टेंट हो जाएगा, तुरंत, इमीडिएट हो जाएगा, हेस्टी हो जाएगा, हरिड हो जाएगा, ब्रिस्क हो जाएगा, स्विफ्ट, रैपिड, रस्ट, रिस्पॉन्सिव, अगर कोई व्यक्ति तुरंत रिस्पॉन्स करता है तो रिस्पॉन्सिव है, एक्टिव, ये इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। हम्बल यानी कि विनम्र है कोई व्यक्ति तो मॉडेस्ट हो जाएगा, अनअसैरेटिव हो जाएगा। देखो अगर कोई व्यक्ति असैरेटिव है, इसका मतलब है वो अपना थोड़ा सा हक जलाता है, ठीक है। तो अनअसैरेटिव का मतलब भी क्या है, जो बहुत ज्यादा किसी पे ना अधिकार नहीं चलाता है, ऑर्डर नहीं चलाता है, ठीक है। मीक का मतलब हो जाता है दब्बू, सेल्फ इफेशिंग हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा, रिटायरिंग हो जाएगा, घटता हुआ, रिटायरिंग का मतलब रिस्पेक्टफुल हो जाएगा। इसके अलावा एंटोनिम्स देखेंगे तो एरोगेंट, घमंडी, हॉटी, हॉटी का मतलब भी क्या है, घमंडी, ठीक है। और प्रेटेंसियस, प्रेटेंसियस का मतलब है जो बहुत ज्यादा अपने आप को प्रिटेंड करके दिखाए कुछ, ठीक है, तो वो हो जाएगा। पंपस, पंपस का मतलब है बहुत ज्यादा जो फालतू की बातों से भरा हुआ है, ठीक है। ईगोइस्टिक हो जाएगा, ईगोइस्टिक भी हो सकता है, ईगोइस्ट भी कह देते हैं इसको, ईगोटिस्ट भी कह सकते हैं जो अपनी अपनी बातें करता रहे, ईगोसेंट्रिक आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एक वेन शब्द आपका होता है, वेन का मतलब भी क्या होता है, घमंडी होता है, ठीक है, वो वर्ड भी आपका आ जाएगा। बम्स्टिक, बम्सियस आ जाएगा, बम्सियस का मतलब भी क्या होता है, जो एक तरीके से घमंडी टाइप का है। आगे देखेंगे क्लियर का मतलब अंडरस्टैंडेबल, कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंड करने लायक अगर कोई चीज होती है तो उसको कॉम्प्रिहेंसिबल कह देते हैं, कॉम्प्रिहेंड करना यानी कि समझना, ठीक है। और परसिपिक्यूअस, इसका मतलब भी क्या होता है, कोई चीज जो क्लियर है, ठीक है। और इंटेलिजिबल, जिसको आसानी से समझा जा सकता है, कोहेरेंट, समझने लायक। एंटोनिम्स देखेंगे सो एम्बिगुअस हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा वेग हो गया, इक्विवोकल हो गया, ऑब्सक्योर हो गया, मिस्टीरियस हो गया, अनक्लियर हो गया, क्राइप्टिक हो गया, क्राइप्टिक यानी हिडन, मिस्टीरियस, है ना। अगर हम अगला वर्ड देखें स्टेडी, तो स्टेबल हो गया, बैलेंस्ड हो गया, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि सेम तरीके से चल रहा है कोई चीज, स्टेडी है तो कांस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, इनवेरिएबल हो जाएगा। वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करता है यानी कि बदलता है, तो इनवेरिएबल का मतलब है जो वेरी ना करे, ठीक है। अनफ्लक्चुएटिंग कह सकते हैं आप इसको, जो फ्लक्चुएट ना करे। अनवेवरिंग आप कह सकते हैं, जो वेवर ना करे, ठीक है। एंटोनिम्स देखेंगे तो वेरिएबल हो गया, अनस्टेडी हो गया, वेवरिंग हो गया, वोलाटाइल हो गया, वोलाटाइल का मतलब भी है जो एक जगह पर टिक ना पाए, ठीक है। अनस्टेबल हो गया, फ्लक्चुएटिंग हो गया, ये सब इसके क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स। आगे देखेंगे अगला वर्ड, तो बहुत सारे वर्ड्स आपके रिवाइज हो जाएंगे आज। आगे देखते हैं भाई, देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम, देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम। अब देखो अगर हम लिख देंगे ना इनसाइड, इनसाइड का मतलब है उसके अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके पेट वेट में कोई बच्चा बच्चा है और हम कहना चाह रहे हैं देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट, मतलब इनसाइड हिम, ये तो नहीं बनेगा भाई, ठीक है। वैसे भी हिम है ना, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, देयर इज समथिंग वंडरफुल फॉर हिम, वेरी मच पॉसिबल, पॉसिबल है, तो फॉर आपका पॉसिबल होगा और इसका मतलब हो जाएगा देयर इज समथिंग वंडरफुल फॉर हिम। लाइक मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और हमने किसी व्यक्ति को इनवाइट किया, ठीक है, हम कहीं जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को इनवाइट किया कि भाई आप भी आप आ जाओ, तो किसी ने पूछा उसको क्यों बुला रहे हो, तो हम कहेंगे देयर इज समथिंग वंडरफुल फॉर हिम, के लिए कुछ बहुत शानदार है, ठीक है। लेकिन क्या ये आंसर है, एक बार बाकी के ऑप्शंस भी हमें कंसीडर करने चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्शन देखोगे, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है। तो फॉर पॉसिबल है, दैट डजंट मीन कि यही करेक्ट है। अब देख लेते हैं ऑफ, सामान्यतः एडजेक्टिव्स के साथ में ऑफ हम नहीं लगाते हैं, हालांकि आ जाता है, जैसे अक्यूज्ड ऑफ आ जाता है, कोई किसी चीज का अक्यूज्ड है, ठीक है, तब। या फिर हम अक्सर करके किसी व्यक्ति को बोल देते हैं सो नाइस ऑफ यू,
सो थॉटफुल ऑफ यू, सो पोलाइट ऑफ यू, किसी के बिहेवियर को दर्शाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते, यहाँ पे समथिंग दिया है तो ये भी नहीं है, तो ये वाला स्ट्रक्चर तो बनेगा नहीं, तो ऑफ वाला तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब आ जाता है अबाउट। जब हम किसी के गुण वगैरह को बताते हैं तो ऐसे केस में अबाउट यूज करते हैं, ठीक है। देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम, देयर इज समथिंग नाइस अबाउट हिम, ठीक है। यानी कि हम किसी व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि यार इसकी ना ये चीज बड़ी अच्छी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी प्लेयर के बारे में हमें कहना है विराट कोहली, तो देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट हिम, यानी कि उसके पास में कुछ तो स्पेशल है। यहाँ पे भी हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है ना कुछ तो वंडरफुल है। तो आपका ये जो अबाउट है ना, दिस इज द बेस्ट आंसर। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ अबाउट ही इसका करेक्ट है, बेस्ट ऑप्शन यही है, बट फॉर भी आपका मतलब पॉसिबल आंसर यहाँ पर हो सकता था अगर अबाउट ऑप्शन में नहीं होता। लेकिन ये आपका एक बहुत मतलब इतना यूजुअल सा बोले जाने वाला एक्सप्रेशन है इंग्लिश का। वैसे भी फॉर, आप फॉर कहने के लिए ना आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट चाहिए, आपको प्रायर पहले से कुछ कॉन्टेक्स्ट चाहिए। क्या कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे? द आंसर इज नो, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। और हम तभी बता पाएंगे जब पहले कुछ कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, किस व्यक्ति की बात चल रही है, क्या चल रहा है, कैसे है। लेकिन अबाउट के लिए ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट की हमें जरूरत है नहीं, तो अबाउट इज द बेस्ट ऑप्शन यहाँ, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है? अबाउट है। हालांकि फॉर भी गलत नहीं हो सकता है, तो बेस्ट ऑप्शन अबाउट है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, कट टू द क्विक। कट टू द क्विक का मतलब होता है टू हार्म समबडी, ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचा देना, ठीक है। तो टू टेक अ शॉर्टकट नहीं होगा। हर्ट इंटेंसली हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। ट्रिम समथिंग प्रिसाइजली, ट्रिम करने का मतलब है छोटा करना, तो ये भी नहीं होगा। टू बी क्विक इन मेकिंग अ डिसीजन नहीं होगा। तो कौन सा आपका? हर्ट करना या हार्म करना किसी, ठीक है। तो किसी को बहुत ज्यादा इंटेंस तरीके से हार्म कर देना, हर्ट कर देना। अगला जो आपका क्वेश्चन है दैट इज एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। देखो एक बार, he has been writing the article for 2 hours but he still has not finished, और no error। ये इसके ऑप्शंस हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, तो एक बार अच्छे से इसको समझना। ही सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। हैज आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हैज बीन पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज आ गया, बीन आ गया, और इसके आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। यानी कि टेंस आप क्या कह सकते हैं? कौन सा आपका? हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आपकी हैज है, यानी इसका मतलब ये तो करेक्ट है। एच के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन है, ये भी करेक्ट है। बी के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये भी करेक्ट है। ही हैज बीन राइटिंग, क्या लिख रहा है? तो राइटिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। द आर्टिकल, कोई आर्टिकल लिखा जा रहा है। कितने समय से लिख रहा है? तो फॉर आपका प्रेपोजिशन आ गया जिसका ऑब्जेक्ट है 2 आवर्स। 2 आवर्स अपने आप में एक पीरियड है, पीरियड को दिखाने के लिए फॉर आता है, सिंस नहीं आता है, तो ये भी आपका करेक्ट है। ध्यान देंगे, फॉर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और जो सिंस होता है इसका प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। सो सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे 2 आवर्स पीरियड है। जनरली जो पीरियड्स होते हैं ये या तो प्लूरल होते हैं, नॉर्मली आप पाओगे कि प्लूरल नाउंस होते हैं पीरियड में, 5 मिनट्स, 20 मिनट्स, या कोई नंबर इनके साथ मेंशन किया जाता है, 1 2 3 4 इस टाइप से कुछ कोई ना कोई नंबर होता है, या किसी सीजन का नाम हो सकता है, ठीक है। फॉर द विंटर, ठीक है, कोई सीजन वगैरह हो सकता है, कोई मंथ हो सकता है, ठीक है, इस टाइप से। तो जनरली ये चीज़ें आती हैं आपकी पीरियड में। पॉइंट बेसिकली क्या होता है? कोई ओकेजन हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, वो पॉइंट लगा देते हैं हम, ठीक है। सिंस 5 PM, सिंस 8 PM, सिंस 9 AM, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस, मतलब कोई भी ईयर हो सकता है, ईयर का नाम। बेसिकली जब भी किसी चीज़ का नेम होता है ना, नेम, वो सामान्यतः पॉइंट का काम करता है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। सिंस 2020, 2020 साल का नाम है। सिंस फरवरी महीने का नाम है। सिंस मार्च महीने का नाम है। ध्यान देंगे एक चीज और, सिंस के साथ में हम लास्ट वीक लिखते हैं, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, लेकिन फॉर के साथ में हम द लास्ट वीक लिखते हैं। अगर आर्टिकल द आ जाता है तो बेसिकली क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। लेकिन सिंस कब लगाते हैं? जब कोई भी आर्टिकल नहीं आता। सिंस लास्ट वीक, लेकिन फॉर द लास्ट वीक। फॉर द लास्ट वीक का मतलब है फॉर द लास्ट 7 डेज, पिछले 7 दिन। एक चीज और ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कहीं ऐसे लिख दो सिंस लास्ट 2 वीक्स, कई जगह पे मैंने देखा है
कुछ लोग इस वाले पॉइंट को पढ़ लेते हैं और इसको रूल मान लेते हैं, इवन टीचर्स ऐसा कर देते हैं कई बारी कि देखा कि अच्छा द आता है तो फॉर आता है, द नहीं आता है तो सिंस आता है, और फिर ये कहेंगे कि ये वाला सही है। दिस इज एब्सोल्युटली रबिश, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि जैसे ही ना सिंस लास्ट टू लिखना चाहिए था मुझे, थोड़ा सा टू लिखना भूल गया यहाँ पे, ये टू, तो दैट्स रबिश यार। टू अगर लिख दिया है इसका मतलब है कि हमने 2 वीक की बात की है, जो कि अपने आप में क्या है, पीरियड है। पीरियड है तो सिंस का प्रयोग नहीं होगा, किसका होगा, फॉर का होगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर 2 आवर्स है, एकदम करेक्ट है, तो फॉर आ गया। आगे नई क्लॉज शुरू हो रही है तो बट आ जाएगा, सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। ही आपका सब्जेक्ट है, जो ही यहाँ था वही यहाँ पे ही सब्जेक्ट आ गया। आगे आपका स्टिल आ गया, स्टिल आ गया आपका, हैज हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट आ गया एडवर्ब ऑफ नेगेशन, और फिनिश्ड आपकी मेन वर्ब आ गई। यहाँ पे अब आपको 2-3 चीजें देखनी है। देखो भाई, मैं आपको ना कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिबेटेबल आपको लगेगा। स्टिल जो होता है ना, सामान्यतः ये दिखाता है किसको, कॉन्टिन्यूटी को, ठीक है, किसी चीज का जारी रहना, ठीक है। एक दूसरा आपका एडवर्ब होता है विच इज येट, येट दिखाता है नेगेटिव कंप्लीशन को, किसी का पूरा न होना, पूरा न होना। जैसे ही हैज नॉट फिनिश्ड येट, लेकिन सामान्यतः येट का प्रयोग कहां करते हैं, सेंटेंस के लास्ट के पोजीशन में, और स्टिल का प्रयोग जनरली हम क्या करते हैं, तो स्टिल आपका जैसे सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आई, उसके बाद में आपका स्टिल आया, फिर सामान्यतः आपका क्या आता है, मेन वर्ब आता है। हालांकि समटाइम्स इन स्पेशली इन इनफॉर्मल इंग्लिश, इनफॉर्मल इंग्लिश में स्टिल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के पहले पॉसिबल हो जाता है, तो पॉसिबल है, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं पॉसिबल इन इनफॉर्मल इंग्लिश। तो जब हम इनफॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं अब, तो ऐसे केस में स्टिल को हम कई बार सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में यूज कर लेते हैं, तो वो तो वहां पे यूज हो जाता है। तो आप कहोगे कि सर स्टिल तो हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज कर लिया, तो सही है, लेकिन मैंने क्या कहा है, इनफॉर्मल इंग्लिश में। एग्जाम में हम कौन सी इंग्लिश यूज करते हैं, स्टैंडर्ड, तो ये तो वैसे गलत लग रहा है। दूसरा, यहाँ पे स्टिल का जो यूज है ना, वही गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, नेगेटिव कंप्लीशन। अब आप डिक्शनरी खोल के देखोगे, ऑक्सफोर्ड खोलोगे, कुछ भी खोलोगे, वहां पे आपको नेगेटिव कंप्लीशन के लिए स्टिल का यूज मिल जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं ना अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सामान्यतः, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सामान्यतः स्टिल को कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे मैंने लिखा ही येट लिव्स इन एन ओल्ड हाउस। अब ये क्या है, अभी भी वो एक ओल्ड हाउस में रहता है, ये तो कॉन्टिन्यूटी है। क्या इसमें नेगेटिव कंप्लीशन है कोई, द आंसर इज नॉट। अगर कोई भी आंसर, कोई नेगेटिव कंप्लीशन नहीं है, तो हमें क्या यूज करना चाहिए, ही स्टिल लिव्स। जैसे इट इज येट रेनिंग। अब भाई अभी भी बारिश हो रही है, कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं। अगर कॉन्टिन्यूटी है तो येट का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका करेंगे, आप कहोगे सर स्टिल का प्रयोग करेंगे। तो इट इज स्टिल रेनिंग, यहां से हमें एक चीज और समझ आई, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इन दोनों के बीच में क्या है, स्टिल। इट स्टिल इज रेनिंग कभी कहते हैं, नहीं कहते हैं, ठीक है। जनरली फॉर्मल इंग्लिश में, स्टैंडर्ड इंग्लिश में स्टिल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाता है, ठीक है। येट कहाँ पे आता है, तो ये तो स्टिल हो गया। जैसे येट की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पे हमें यूज करना चाहिए, एक बार देखेंगे। जैसे मैंने लिखा ही इज, ही इज स्टिल टू बाई अ न्यू हाउस। उसको अभी एक नया घर खरीदना है, तो क्या घर खरीदा गया है, द आंसर इज नो। यानी कि नेगेटिव कंप्लीशन है, कोई काम अभी तक नहीं हुआ है, और ये बताने के लिए हम स्टिल का नहीं किसका प्रयोग करते हैं, येट का। तो हमें क्या लिखना चाहिए, ही इज येट टू बाई अ न्यू हाउस, ही इज येट टू बाई अ न्यू हाउस। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ही इज भी आ सकता है और ही हैज भी आ सकता है, इज भी करेक्ट होता है, हैज भी हो जाता है। तो ही हैज येट टू बाई अ न्यू हाउस और ही इज येट टू बाई अ न्यू हाउस, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, ध्यान देंगे। इसके अलावा येट को हम कहाँ यूज करते हैं, जब परफेक्ट टेंस लिखते हैं। इसी वाले सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ही हैज नॉट बॉट, बाई की थर्ड फॉर्म, ही हैजंट बॉट अ
न्यू हाउस। और ऐसे केस में हम येट को कहाँ यूज करते हैं? एट द एंड, सबसे लास्ट में यूज करते हैं जनरली, एंड पोजीशन में। तो ही हैजंट बॉट अ न्यू हाउस येट, अब तक उसने कोई भी नया घर नहीं खरीदा है, तो ये भी सही है। इस वाले सेंटेंस का और इस वाले सेंटेंस का दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। ये चीजें अब आपको कहां से पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। सो इट्स नॉट एन मतलब एडवर्टीजमेंट, लेकिन जब आप ना इंग्लिश रामबाण खोलते हो तो मैं आपको ना अक्सर करके बच्चे कई बार गलत गलत चीजें पढ़ते रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना एडवर्ब चैप्टर जब आप खोलोगे किताब का, तो एडवर्ब चैप्टर में ना बड़े अच्छे से इस चीज को हमने समझा रखा है। लेट मी टेल यू कि कौन से नंबर पेज पे हमने समझाया है, ठीक है। तो मैं एक बार ही में बता देता हूँ। हमने स्टिल और येट का जो मतलब डिफरेंस है उसको बड़े अच्छे से क्लियर किया है, ठीक है। तो ये 23 नंबर है और 211 नंबर पेज है। यहाँ पे आप देखोगे पूरे के पूरे को यहाँ पे हमने अच्छे से क्लियर करा है। तो इस वाली किताब से आप ये सब चीजें पढ़ सकते हो अगर आपके पास में नहीं है, ठीक है। सो डू चेक इट आउट नाउ। फ्लिपकार्ट पे वैसे भी एक कैरियर फेस्ट करके कुछ चल रहा है जिसमें सारी बुक्स ऑफर में चल रही हैं। तो इंग्लिश रामबाण और वोकैब संजीवनी आप दोनों वहां से मंगा सकते हैं, ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं। तो ये वाला समझ आ गया पॉइंट आपको कि येट का प्रयोग या तो लास्ट में होना चाहिए, अगर बीच में होता है तो किस वाले स्ट्रक्चर में होता है, आगे जनरली 2+V1 आता है। अब जैसे ही हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, तो ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या है, स्टिल को यूज किया है जो कि यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। स्टिल ही नहीं आना चाहिए था, कायदे की बात तो ये है, ठीक है। अगर आना भी चाहिए था, कई बार इसको यूज कर भी लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली यूज ही नहीं हो सकता परफेक्ट टेंस में, हो सकता है, इट इज पॉसिबल टू यूज स्टिल, लेकिन स्टिल का प्रयोग कहां पे करते हैं, फिर हैज के और नॉट के बीच में करते हैं। तो ऐसे केस में अगर इसको हमें सही करना है तो पहला ऑप्शन ये है कि यहां से इसको हटा दो, बट ही हैज नॉट फिनिश्ड, ठीक है। क्या दिक्कत है, क्या इसमें कोई दिक्कत लगी? स्टिल को ही हटा दो, अभी तक खत्म नहीं किया है या खत्म नहीं किया है, ठीक है। येट लिखते तो लास्ट में लिखते। हालांकि क्या इस बी पार्ट को करेक्ट करने से सेंटेंस पूरे तरीके से सही हो गया? इसमें एक चीज और है जो कि मिसिंग है, और वो ये है कि इस फिनिश्ड वर्ब के साथ में हमें ऑब्जेक्ट भी चाहिए था, ठीक है। जैसे मैं कभी ये नहीं कह सकता हूं कि आई हैव फिनिश्ड या आई हैव नॉट फिनिश्ड। आई हैव फिनिश्ड व्हाट, क्या क्या भाई, हमें बताना पड़ेगा कि फिनिश्ड क्या, क्योंकि हम नाउन पहले ही लिख चुके हैं। तो वी कैन राइट अ प्रोनाउन हियर, ठीक है। तो हमें लिखना चाहिए एक प्रोनाउन। ये वीक एरर आप कह सकते हैं, लेकिन यस डेफिनेटली यहां पे एक प्रोनाउन आना चाहिए था। या फिर फिनिश्ड, समटाइम्स आपने देखा होगा ना, हम बोल देते हैं ही इज फिनिश्ड। ही इज फिनिश्ड का मतलब है कि कोई व्यक्ति को हमने खत्म कर दिया, ठीक है, या कोई व्यक्ति का डाउनफॉल आ चुका है। कोई व्यक्ति पहले बहुत स्टार हुआ करता था, लाइक मान लीजिए सलमान खान के लिए कोई कह रहा है कि ही इज फिनिश्ड नाउ, यानी कि ये नहीं कह रहे हैं कि वो मर गए हैं, लेकिन उनका जो टाइम था वो निकल चुका है, ठीक है। तो तब बोल देते हैं। या हम अपने लिए भी बोल सकते हैं कि आई एम नॉट फिनिश्ड। आई एम नॉट फिनिश्ड इसका मतलब है जो काम मैं कर रहा था वो मैं अभी भी कर रहा हूं, आई एम नॉट फिनिश्ड। यहाँ पे फिनिश्ड जो आपका होता है एडजेक्टिव होता है और बी वर्ब के बाद आता है इज एम आर वॉज वर। लेकिन क्या यहाँ पे इज एम आर वॉज वर है? आप कहोगे नहीं, यहाँ पे तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट टेंस है। अगर ये वर्ब है इसका मतलब है इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ही हैज नॉट फिनिश्ड इट, तो इसका मतलब यही है कि जनरली इसके लास्ट में येट आना चाहिए था, यहाँ पे इट आना चाहिए था। थोड़ा सा पुअरली कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन है, बट मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से पूरा मॉक टेस्ट खराब है। मॉक टेस्ट बहुत अच्छा है अगेन, बिकॉज कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी इनकाउंटर करने पड़ते हैं, तो आप लोगों को इन चीज़ों के लिए भी ना मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इट आना चाहिए था, किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में उसका ऑब्जेक्ट यूज करना हमें चाहिए। अच्छा, कुछ लोग रट्टा भी मरवा देते हैं कि जब कोई मतलब ट्रांजिटिव वर्ब हो और उसका ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो ऐसे केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दो। तो क्या यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दें, ठीक है। बट ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिमसेल्फ, वो खुद को खत्म नहीं कर चुका है। ना 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 भाई, रट्टा वट्टा पे मत जाना। लाइक मैंने आपसे कहा है ना कि यू नीड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, है ना। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज को हमेशा समझा जा सकता है, कभी भी रटा नहीं जा सकता है। अगर लैंग्वेज को रटने की कोशिश करी तो आपने इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल देखा होगा 3 इडियट्स मूवी में, ठीक है। चमत्कार पे चमत्कार, ध्यान है ना आप लोगों को, ठीक है। तो चतुर रामलिंगम जो कि अपने आप में एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था, ही ट्राई टू जस्ट कि भाई एक बार ही ना रट्टा मार लेता हूं मैं, रट्टा मारने की कोशिश करी लैंग्वेज को, और उसका रिजल्ट क्या रहा आपने वहां पे देखा था। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, हमें इसको समझना है, हमें इसकी गहराइयों को समझना है। और ये जो मॉक टेस्ट में आपको मतलब एनालिसिस करा रहा हूं,
ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, जो न्यूएंसेस होते हैं लैंग्वेज के, आप उनको समझें। आई होप आपको ये डिस्कशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, एकदम परफेक्ट लग रहा होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा पुअरली डिजाइन क्वेश्चन है। आई आई एम डैम श्योर कि ऑप्शन बी में मार्क करा होगा इन्होंने एरर, ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि सी भी चलना चाहिए, सी में। और इनफैक्ट अगर हम डिक्शनरी वगैरह से थोड़ा सा उस तरीके से जाएं, इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट को अगर क्वेश्चन में ले आए तो उस हिसाब से देखेंगे तो स्टिल आपका यहाँ पे चल जाएगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि स्टिल कैन बी यूज्ड बिफोर हेल्पिंग वर्ब। और अगर उस तरीके से देखें तो स्टिल को हेल्पिंग वर्ब के पहले यूज कर रखा है, जो कि सही है। तो फिर एरर कहाँ पे, यहाँ पे बचेगा, ठीक है। थोड़ा सा पुअरली कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन है, बट स्टिल मैं कहूंगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट अगला जो आपका क्वेश्चन है दैट इज प्रॉक्सिमिटी का सिनोनिम पूछा है मेरे भाई। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? नियरनेस, नेबरहुड, आसपास का जो एरिया होता है उसको प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम पूछा है तो देख लेते हैं एक बार। एंशिएंट का मतलब होता है पुराना, तो क्लोजनेस आपका सही सिनोनिम हो जाएगा। ब्लीक का मतलब क्या होता है? सलन, ग्लूमी, मोरोज, ठीक है, डल, ठीक है, ये सब। इसके अलावा वीकनेस तो कमजोरी होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो देख लेते हैं एक बार, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन। एक बार सारे वर्ड्स देख लेते हैं। प्रॉक्सिमिटी यानी निकटता, तो क्लोजनेस, नेबरहुड, विशिनिटी, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, विशिनिटी। इसके अलावा एडजेसेंसी, एडजेसेंट होने का मतलब क्या होता है? कोई चीजें जब पास में होती हैं तो एडजेसेंट होती हैं। जक्स्टापोजिशन, जक्स्टापोज करने का मतलब क्या होता है? टू प्लेस समथिंग साइड बाई साइड, है ना। तो आगे इसके अलावा कॉन्टिग्यूटी, कॉन्टिग्यूटी का मतलब भी क्या है? जो चीजें पास की हैं, ठीक है, जैसे कॉन्टिजियस कंट्री होती है ना, ठीक है, वहां से आ जाएगा। आगे देखेंगे इसके एंटोनिम्स। डिस्टेंट हो जाएगा, जो चीजें दूर होती हैं, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, नाउन के फॉर्म में। सेपरेशन, अलग होना चीजों का। इसके अलावा फारनेस, फार का मतलब होता है दूरी, वहां से फारनेस बना है। डिटैचमेंट, जैसे अटैचमेंट होता है जुड़ाव, डिटैचमेंट होता है दूरी। आइसोलेशन, जब हम चीजों को आइसोलेट कर देते हैं यानी कि उनको अलग कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एलूफनेस, एलूफनेस का मतलब भी अकेलापन, दूरी किसी से। अगला आपका वर्ड है एंशिएंट, एंशिएंट आ जाएगा, एक तो एंटीक आ जाएगा, इसके अलावा आर्काइक आ जाएगा, इसके अलावा एंटीक्वेटेड आ जाएगा, आउटडेटेड आ जाएगा, ऑब्सोलेट आ जाएगा, बाइगोन आ जाएगा। ये सब इसके किस में आ जाएंगे? सिनोनिम्स में आ जाएंगे। एंटोनिम्स देखेंगे तो मॉडर्न, न्यू, करंट, रिसेंट, फ्रेश, लेटेस्ट, कटिंग एज, ये सब आपके क्या हैं? जो नई नई चीजों को दिखाते हैं। ब्लीक, ब्लीक का मतलब सलन, ग्लूमी, ड्रीरी आ जाएगा, डिजमल आ जाएगा, सोम्बर आ जाएगा, मेलंकोली आ जाएगा, मॉनफुल आ जाएगा, ग्लूमी आ जाएगा, ग्लम आ जाएगा, सलन आ जाएगा, मोरोज आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे भी पॉसिबल है। एंटोनिम्स देखेंगे तो होपफुल, ये सारे के सारे डलनेस को, निराशापूर्ण को, अंधकार को, इस टाइप की चीजों को दिखाते हैं। ये पॉजिटिविटी को दिखाएंगे, तो होपफुल, प्रॉमिसिंग, इनकरेजिंग, अपलिफ्टिंग, अपलिफ्टिंग का मतलब होता है जो आपको ऊपर उठा दे, आपकी खास करके एनर्जी वगैरह को। पॉजिटिव हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, ये इसके एंटोनिम्स हैं। लास्ट वर्ड आपका क्या है? वीकनेस यानी कमजोरी। तो फ्रेलिटी, जब कोई फ्रेल होता है तो कमजोर होता है, तो फ्रेलिटी। इसके अलावा फीबलनेस, फीबल का मतलब क्या होता है? कमजोर होता है, तो फीबलनेस। फ्रेजिलिटी, आपने फ्रेजाइल वर्ड सुना होगा, खास करके जो प्रोडक्ट वगैरह हम कहीं से ऑर्डर करते हैं उस पर लिखा रहता है कि फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर। तो फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, तो वहीं से फ्रेजिलिटी आपका आ जाता है। फॉल्ट आ सकता है, डेबिलिटी, ये भी कमजोरी को दिखाता है, डेबिलिटी, ठीक है। वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबल होने का मतलब होता है किसी चीज से आसानी से हार्म किया जा सकता है आपको। वहीं से टेम्पटेशन, ठीक है, टेम्पटेशन थोड़ा सा अलग वर्ड हो जाएगा इसमें। जब आपके अंदर किसी चीज को लेकर टेम्पटेशन होती है ना, इसका मतलब है लाइक मान लो चॉकलेट को लेके मेरे अंदर टेम्पटेशन है, तो चॉकलेट एक तरीके से मेरी कमजोरी बन जाती है, तो ये उस सेंस में आपका क्या बन जाएगा? सिनोनिम बन जाएगा। आगे एंटोनिम से देख लेंगे। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी कि पावर। विगर, विगर का मतलब भी शक्ति होता है, विगर से विगरस आपका एडजेक्टिव बन जाता है। स्टेमिना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। रेजिलियंस, रेजिलियंस यानी आपके झेलने की क्षमता, ठीक है। इंड्योरेंस, ये भी आपका इंड्योर करने की, झेलने की क्षमता। माइट यानी कि शक्ति, पावर, माइट, ठीक है। आगे देखेंगे भाई, अगला आपका वर्ड है तो स्टुपेंडस। स्टुपेंडस का बेसिकली क्या पूछा है? एप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा है। स्टुपेंडस का मतलब होता है एकदम भव्य। तो इसके एंटोनिम में देखेंगे तो सबसे पहले क्लटर्ड नहीं हो सकता, स्पेशियस नहीं, नॉइजी नहीं, ऑफुल। ऑफुल का मतलब होता है बहुत बेकार। एक बार सारे वर्ड्स को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या है? स्टुपेंडस। स्टुपेंडस का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोडिजियस, यानी कि कोई भी चीज जो भव्य है, जो बहुत अच्छी है, ठीक है। मार्वलस हो जाएगा। स्टैगरिंग, स्टैगरिंग का मतलब भी होता है जबरदस्त, शानदार, बेहतरीन। साउंडिंग, अमेजिंग, ऑसम, ठीक है। ये सब जितने भी अच्छे वर्ड्स होते हैं ना, सारे के सारे आ जाएंगे, इसमें बहुत सारे होते हैं। एंटोनिम्स देखेंगे तो जो चीजें ना एवरेज हैं या एवरेज से कम है, ऑर्डिनरी, टिपिकल। ये एक वर्ड ऐसा है, इसको पूरा हिंदुस्तान गलत बोलता है। कोई क्वेश्चन मुश्किल लगता है, लोग कहते हैं यार बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल डजंट मीन डिफिकल्ट,
ठीक है, डिफिकल्ट एक अलग वर्ड है और टिपिकल एक अलग वर्ड है। सारा हिंदुस्तान गलत बोलता है। जो क्वेश्चन मुश्किल लगेगा लोग कह देंगे बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। ना ना मेरे भाई, टिपिकल नहीं है, डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है वो क्वेश्चन। टिपिकल का मतलब होता है ऑर्डिनरी, साधारण। तो टिपिकल तो डिफिकल्ट का एंटोनिम होता है, लोग गलत बोलते हैं। मैंने तो कई बार कोशिश करी है कि यूट्यूब पे आके वीडियो बना के कहूँ कि सही बोलो यार, बट मेरी कौन सुनता है यार, नहीं। ठीक है, सो टिपिकल। अनइम्प्रेसिव, जो इंप्रेसिव ना हो, एवरेज मतलब बस नॉर्मल, यूजुअल, सामान्य सा। ऑफुल का मतलब होता है बेकार, घृणित एकदम। तो ये एंटोनिम में ये भी सारे वर्ड्स आ जाएंगे। तो ये जो ये था ना स्टुपेंडस, के एंटोनिम में ये भी सब वर्ड्स आ जाएंगे जो इसके सिनोनिम्स हैं। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हमने मीडियोकर वाले रखे थे और ये हमने खराब वाले रखे हैं, जिससे कि दोनों वाली कैटेगरी आपकी कवर हो जाए। सो टेरेबल, कोई चीज बहुत खराब है। हॉरिबल, बहुत खराब है। ठीक है, हिडियस, हिडियस अभी थोड़ी देर पहले आया भी था वर्ड। ठीक है, इसके अलावा हिडियस डीड्स करके आया था शुरुआत में, जो शायद एरर डिटेक्शन उसका था, फिल इन द ब्लैंक का। ठीक है, जो एटोन फोर वाला क्वेश्चन था। डिसगस्टिंग, कोई चीज खराब है। ड्रीडफुल खराब है। आउटरेजियस खराब है। ठीक है, एंटोनिम्स देखेंगे अब इसके, तो एक्सेप्टेबल। अब ये मत कहना कि और ये सिनोनिम हो जाएंगे, थोड़ा सा मीनिंग बदल जाता है यार। ठीक है, सो एक्सेप्टेबल यानी स्वीकार करने योग्य। प्लेजेंट इसके सिनोनिम में जरूर आ सकता था। ठीक है, डिलाइटफुल, चार्मिंग, अपीलिंग, डार्लिंग, सब इसके सिनोनिम्स हो जाए, मतलब ये आ जाएंगे एंटोनिम्स। आगे नॉइजी का मतलब होता है जो यहाँ पे आवाज हो, तो क्लैमरस, बॉइस्टरस, रकस। इसके अलावा ऑब्स्ट्रेपेरस, टर्ब्यूलेंट, स्ट्रीडेंट। स्ट्रीडेंट भी बेसिकली नॉइजी को ही बोलते हैं। आगे एंटोनिम्स देखेंगे, क्वाइट, साइलेंट, शेरेन। शेरेन का मतलब होता है शांत। शेरेन से ही नाउन बन जाता है सेरेनिटी। ठीक है, इसके अलावा ट्रैंकिल, ट्रैंकिल से आपका ट्रैंक्विलिटी बन जाता है। पीस मतलब पैसिफिक, पैसिफिक से पीसफुल, ये भी बन जाते हैं। स्टिल, शांत, ये आ गया। इसके अलावा एंड क्लटर्ड का मतलब क्या होता है, जो चीजें अस्त व्यस्त पड़ी हैं, क्लटर्ड एकदम। तो अनटाइडी, डिसऑर्डर्ड, मैसी, डिसऑर्गेनाइज्ड, केओटिक, डिसेबल्ड, ये सब आपके क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स देखेंगे, अनक्लटर्ड। ठीक है, इसके अलावा टाइडी, ऑर्डरली। टाइडी का मतलब है क्लीन होता है। क्लीन्ड, नीट। देखो वैसे ये स्लोवनली का मतलब होता है अनटाइडी, और सोपी का मतलब भी होता है फुल ऑफ इमोशंस, मतलब उल्टे सीधे इमोशंस हैं जिसके अंदर कुछ भी मतलब एक तरीके का नहीं है। तो स्लोवनली और सोपी ये दोनों यहाँ पे आने चाहिए। सो दीज आर, मतलब ये सिनोनिम की कैटेगरी में आएंगे, क्लटर्ड के, ना के एंटोनिम के, है ना। तो उन दोनों को इधर कर लेना, वो गलती से उधर लिख गए। आगे देखते हैं अगला आपका वर्ड। अगला क्वेश्चन आपका है, द आर्टिस्ट डिवाइडेड द म्यूरल। अब देखो तीन वर्ड होते हैं, एक ये वाला डिस्क्रीट है, एक ये वाला डिस्क्रीट है, और एक आपका डिसीक्रेट होता है। ठीक है, देखो डिसीक्रेट करने का मतलब होता है किसी चीज को बेसिकली इम्प्योर करना, किसी चीज को दूषित करना। ठीक है, ये जो डिस्क्रीट होता है ना, इसका मतलब होता है सेपरेट, जो अलग अलग होता है, जो इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट बेसिकली ये पॉजिटिव, किसी चीज की तारीफ करने के लिए सामान्यतः हम यूज करते हैं। ठीक है, एक बार मीनिंग दिखा देता हूं। डिस्क्रीट जो सतर्क है, बेसिकली केयरफुल इन व्हाट यू से और डू, तो डिस्क्रीट हो जाता है। यानी कि एक तरीके से जब कोई व्यक्ति ना समझदार है, वाइज है, तो उस सेंस में इसको डिस्क्रीट यूज करते हैं। आपने ये वर्ड सुना होगा कि ये मेरा डिस्क्रीशन है। अगर ये मेरा डिस्क्रिशन है, इसका मतलब है ये डिसीजन मुझे लेना है, ये मेरी समझदारी पर डिपेंड करता है। आपने जब पॉलिटी आप पढ़ते हैं तो कई बारी ये वर्ड सुना होगा कि ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन होता है। प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन होता है, यानी कि प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि क्या उसको करना है या क्या नहीं करना है, यानी कि उसकी समझदारी पर निर्भर है। तो ये वही वाला समझदार है, डिस्क्रीट। ये डिस्क्रीट का मतलब होता है इंडिविजुअल, अलग, इंडिविजुअली सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। और ये डिसीक्रेट का मतलब होता है अपवित्र करना। अब देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि द आर्टिस्ट डिवाइडेड द म्यूरल इनटू। म्यूरल होता है बेसिकली ये दीवार पे बनाया गया एक पेंटिंग होता है। ठीक है, उसको बेसिकली सेक्शंस में डिवाइड करा, अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग का सेंस है। इसका मतलब है कौन सा वाला डिस्क्रीट आएगा, ये वाला। तो या तो ये हो सकता है या फिर, अच्छा एक ही तो ऑप्शन है, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, एक ही ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। इंड्योरिंग दैट नन वुड डैश द सेक्रेड इमेजरी। सेक्रेट चीज को क्या करेंगे हम, दूषित करेंगे, तो ये वाला डिस्क्रीट आ जाएगा, डिसीक्रेट है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे अगला। आगे पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, जो लोग एक टाइम पर रह रहे होते हैं ना, उनको कॉन्टेम्परेरी बोल देते हैं, तो कॉन्टेम्परेरी आ जाएगा। कॉस्मोपॉलिटन वो व्यक्ति होता है जो पूरे विश्व को अपना मानता है एक तरीके से, खास करके जो दूसरों के कल्चर वगैरह से प्रभावित रहता है, इस प्रकार का व्यक्ति। ठीक है, कंपैट्रियट बेसिकली देशभक्त के लिए बोल देते हैं, या जो आप ही के देश का उसके लिए बोल देते हैं। और कलीग का मतलब है एक साथ काम करने वाले लोग। एक बार देख लेंगे। तो कॉन्टेम्परेरी समकालीन होता है, कॉस्मोपॉलिटन सर्वदेशीय होता है,
जो सभी देशों को अपना मानता है, दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस होता है। कंपेट्रेट का मतलब है सम देश, ए पर्सन हु कम्स फ्रॉम द सेम कंट्री, या कंपेट्रेट कई बार देशभक्ति के सेंस में यूज हो जाता है। कलीग का मतलब होता है सहकर्मी। आगे देखेंगे, लीजा लेड इट ऑन थिक। ले इट ऑन थिक, इसका मतलब होता है बेसिकली किसी की फ्लैटरी करना, किसी की चापलूसी करना, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा उसकी तारीफ करना। तो गिव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं। प्रेज और फ्लैटर समवन एक्सेसिवली, बिल्कुल सही बात है। टू स्प्रेड समथिंग इवनली, नहीं। टू आर्ग्यू अबाउट समथिंग माइनर, नहीं। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, अ पर्सन रिगार्डेड एज एरोगेंट एंड अनोइंग, जो बहुत ज्यादा अनोइंग होता है, एरोगेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्नॉब बोल देते हैं ऐसे व्यक्ति को, क्या बोल देते हैं? स्नॉब। मोरोज का मतलब होता है सलन, ग्लूमी, बेसिकली जो नेगेटिव होता है, ठीक है। प्रेटेंशियस का मतलब होता है जो कहीं पे प्रिटेंड करता है, बेसिकली नाटक करता है, ठीक है, नाटक करने वाला। इगैलिटेरियन का मतलब होता है जो बराबर की चीजों में विश्वास रखता है, ठीक है, समानतावादी जो होता है। तो एक बार देख लेते हैं मीनिंग सबके। स्नॉब घमंडी होता है, मोरोज बदमिजाज होता है बेसिकली, या सलन ग्लूमी डिस्पोजिशन का जो व्यक्ति होता है, नेगेटिव व्यक्ति जो होता है। प्रेटेंशियस का मतलब होता है जो बनावटी है, जो प्रिटेंड करता है किसी चीज के लिए। और इगैलिटेरियन यानी कि समानतावादी जो होता है उसको बोल देते हैं। आगे देखेंगे मेरे भाई, ये PQRS का क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। कन्वर्जिंग विद पीपल इज एन एवरीडे थिंग। अब ध्यान देंगे, ये वाला जो एवरीडे है ये एडजेक्टिव होता है, थिंग नाउन के पहले आया है, ठीक है। एक दूसरा वाला एवरीडे जो होता है वो एडवर्ब होता है आपका, जब एवरी और डे अलग लिखते हैं तो ये आपका एक एडवर्ब होता है, और ये एडवर्ब ऑफ बेसिकली क्या, फ्रीक्वेंसी, सेंटेंस के लास्ट में सामान्यतः यूज होता है, ठीक है। थिंग आपका नाउन है, थिंग नाउन है, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, विदाउट कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन यानी कि बातचीत, कम्युनिकेशन वुड बी इम्पॉसिबल। कन्वर्जेशन के बिना जो कम्युनिकेशन आपका है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, दैट्स सिंपल है ना। स्पीच इज अ मेजर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ से एक चीज समझ आती है, स्पीच को डिफाइन किया गया है, तो समथिंग इज इंट्रोड्यूस्ड हियर, किसी चीज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, स्पीच का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि स्पीच क्या है, एक मेजर मोड है कम्युनिकेशन का। देयरफॉर, देयरफॉर बेसिकली सामान्यतः किसको दिखाता है? रिजल्ट को दिखाता है। और ये बात मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ कि रिजल्ट को दिखाने वाले जो एडवर्ब्स होते हैं सामान्यतः लास्ट वाले सेंटेंस में आते हैं। पहला हिंट मुझे ये मिलता है कि सी सबसे पहले होना चाहिए, और दूसरा हिंट मुझे ये मिलता है कि डी सबसे लास्ट में होना चाहिए। देख लेते हैं, देखो फॉर्चुनेटली एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सी पहले है, और एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें डी लास्ट में है। मैं मतलब पूरे सेंटेंस को ना भी पढ़ो तो भी आप कह सकते हो कि यही पक्का आंसर है। एक बार फिर भी देख लेते हैं, सी में कहा गया है कि स्पीच मेजर मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। फिर एक ही बात की गई है कि कन्वर्जिंग विद पीपल इज एन एवरीडे थिंग, ये तो रोज की चीज है। और विदाउट कन्वर्जेशन क्या होगा कि कम्युनिकेशन वुड बी इम्पॉसिबल, कन्वर्जेशन के बिना कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल होगा, इसीलिए वन शुड कॉन्शियसली डेवलप वंस कन्वर्जेशन स्किल, इसीलिए हम लोगों को कॉन्शियसली जागरूक होके अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो डेवलप करने चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। जिम वुड नो नेक्स्ट टू नथिंग ऑफ द इवेंट्स। अब देखो जिम सब्जेक्ट है, वुड हेल्पिंग वर्ब है, नो आपकी मेन वर्ब है, तो इसको पैसिव में बनाएंगे तो वुड बी नोन आपका आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे वुड बी नोन है, यहाँ पे वुड बी नोन है, यहाँ पे तो ही न्यू है, वुड बी नोन है ही नहीं। यहाँ पे देखोगे ये भी है, वॉज बीइंग नोन, ये भी नहीं बनेगा, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आपके दो ऑप्शन बचे हैं, नोन टू और नोन बाई। अब ध्यान देने वाली बात है कि नो वर्ब के साथ कभी बाई का यूज नहीं करते हैं। आई नो यू, यू आर नोन टू मी। आई नो राम, राम इज नोन टू मी। आई नो राधिका, राधिका इज नोन टू मी, ठीक है। सो टू का यूज करते हैं, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगला आपका, ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, उसने कहा कि मैं एग्जामिनेशन पास कर चुका हूं। अब देखो सेड है यानी कि पास्ट है, पास्ट है तो इसको हेड में कन्वर्ट कर देंगे, हेड प्लस V3, हेड प्लस V3 है, पॉसिबल है। हैज आ गया, गलत हो गया। हैड टू कर दिया है, गलत हो गया। हैज कर दिया है, गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। अब ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, अगर आपने अटेम्प्ट किया है मॉक टेस्ट तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट करके देख लेना, फिर आगे देखते हैं एक बार। स्वच्छ भारत अभियान is a clean India drive and mission launched as a national campaign by the Indian government in order to cover the 4041 statutory towns dash maintained cleanliness of streets, roads and infrastructure of the country। अब जैसे आप देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान, ये आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है। ये क्या है? ये एक बेसिकली ड्राइव है और मिशन है। कैसी? क्लीन इंडिया ड्राइव है ये, ठीक है। सो इट्स अ क्लीन इंडिया ड्राइव। तो क्लीन इंडिया ड्राइव बेसिकली यहाँ पे एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है। तो क्लीन इंडिया एडजेक्टिव के तरीके से, ड्राइव आपका नाउन है, मिशन आपका नाउन है। मिशन विच इज लॉन्च्ड, अब देखो विच इज लॉन्च्ड होना चाहिए था, पैसिव सेंस था। जब रिलेटिव क्लॉज पैसिव सेंस में होती है तो उसको रिड्यूस करके हम V3 लिख देते हैं। जब जो रिलेटिव क्लॉज होती है
एक्टिव सेंस में होती है तो उसको रिड्यूस करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख देते हैं। यहाँ पे पैसिव सेंस है, विच इज लॉन्च्ड या विच वॉज लॉन्च्ड, हाँ तो पैसिव, पैसिव है तो V3 लिख दिया, सिंपल लॉन्च्ड से काम कर लिया। लॉन्च्ड एज अ नेशनल कैंपेन, इसको लॉन्च किया गया था एक नेशनल कैंपेन के रूप में, किसके द्वारा? बाय द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार के द्वारा। क्यों किया गया था? वाई, पर्पज को बताने के लिए हम यूज कर लेते हैं या तो अकेला 2+V1 या इन ऑर्डर 2+V1, इसके अलावा सो एज टू भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू द डैश आगे करके लिख रखा है तो इन ऑर्डर टू कवर, तो इन ऑर्डर टू कवर या सो एज टू कवर या टू कवर, तीनों का मीनिंग एकदम सेम है, पर्पज को बताते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू कवर, सो एज टू कवर या सिंपल टू कवर, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू कवर, पर्पज बताने के लिए इन्फिनेटिव आ गया। क्या कवर करना है? द 4041 स्टैट्यूटरी टाउन्स, ये वो टाउन्स हैं जो कि बेसिकली कानूनी रूप से उसमें शामिल किए गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जैसे कि स्टैच्यूएट होता है ना, मतलब जो कानून होता है, ठीक है, तो वहीं से आपका ये वर्ड बन जाता है स्टैट्यूटरी, इसका मतलब है जो कानूनी रूप से वैध है, ठीक है, वो टाउन्स जो कानूनी रूप से वहां पे हैं, ठीक है। डैश मेंटेन्ड क्लीनिनेस ऑफ स्ट्रीट्स, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। अब जैसे ही आप देखोगे ना यहाँ पे, तो देखो ये मैंने पूरा बता दिया था आपको। एज एक प्रेपोजिशन के तरीके से काम करता है, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा नेशनल कैंपेन। बाई प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट। इन ऑर्डर टू आपका पर्पज बताने के लिए इन्फिनेटिव आ गया। ये टू, ये कवर जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा ये वाला पूरे के पूरे टाउन्स, ठीक है। अब कौन से टाउन्स, कौन से टाउन्स, तो क्या है, तो आगे हमें क्या लगाना है, कोई ये देखो, एक तो एम्ड है, एक एमिंग है, एक एम्स है, एक एम है। सबसे पहले जैसे ही देखोगे तो कवर वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट है टाउन्स, तो क्या यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है? द आंसर इज नो। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो क्या उसके लिए हमें वर्ब लगानी पड़ेगी? द आंसर इज नो। यानी वर्ब नहीं है तो देखो ना तो एम आ सकता है ना एम्स आ सकता है, ठीक है। आगे एक है एमिंग और एक है आपका एम्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब एक बात बताइएगा, जिस मिशन की हम बात कर रहे हैं, ये मिशन जो है वैसे भी अगर एम्ड लगा रहे हैं तो पैसिव सेंस है, अगर एमिंग लगा रहे हैं तो एक्टिव सेंस है। आगे आपको क्या लिख रखा है? क्लीनलीनेस आपका नाउन है, ठीक है, और ये इसके लिए क्या है? एडजेक्टिव। मेंटेन्ड क्लीनलीनेस का मतलब है एक ऐसी क्लीनलीनेस जो मेंटेन की जाएगी, जो कि मेंटेन्ड रहे, ठीक है। तो आप कहोगे सर नाउन है, नाउन यहाँ पे हमें वर्ब की एक फॉर्म लिखनी है, चाहे वो पार्टिसिपल फॉर्म है, डजंट मैटर, है पार्टिसिपल लेकिन है तो वर्ब की फॉर्म, पार्टिसिपल्स के भी तो अपने ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये वर्ब किस फॉर्म में आएगी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले ले? ऑब्वियस सी बात है एक्टिव फॉर्म में। अगर आगे ऑब्जेक्ट लिख रखा है वी एम, एम व्हाट, क्या एम कर रहे हैं? क्लीनलीनेस, सफाई। एम कर रहे हैं क्या? क्लीनलीनेस। इसका मतलब है एक्टिव सेंस है, अगर एक्टिव सेंस है यानी कि एमिंग इज द करेक्ट आंसर, ना कि एम, क्योंकि वर्ब नहीं चाहिए हमें। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट होता तो उसके हिसाब से हम वर्ब ढूंढते, लेकिन सब्जेक्ट तो है ही नहीं, जो सब्जेक्ट वर्ब थे वो पहले ही रह चुके। तो एमिंग, क्या एम कर रहे हैं? क्लीनलीनेस, कैसी वाली? मेंटेन्ड। किस चीज की? तो ऑफ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है स्ट्रीट्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इट इज द बिगेस्ट क्लीनलीनेस ड्राइव, ये सबसे बड़ी क्लीनलीनेस यानी कि सफाई की ड्राइव है एवर इन इंडिया, जो कि इंडिया में अब तक हुई है। व्हेन अप्रोक्सीमेटली, जब लगभग 3 मिलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजेस डैश इन देयर क्लीनलीनेस एक्टिविटीज। जैसे ही देखेंगे इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ये क्या है? सबसे बड़ी बिगेस्ट ड्राइव है, तो ड्राइव नाउन है, ठीक है। उसके लिए कैसी क्लीनलीनेस की ड्राइव है और कितनी बड़ी है? सबसे बड़ी अब तक की, तो सुपरलेटिव डिग्री आ रखी है। एवर के साथ में सामान्यतः सुपरलेटिव डिग्री का ही प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। कहाँ पे है? तो इन इंडिया, इंडिया में। वैन आपका क्या है? कंजंक्शन आ गया। अगर कंजंक्शन आया है, ठीक है, तो इसका मतलब है आगे सब्जेक्ट आएगा, तो 3 मिलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये सब्जेक्ट है। अप्रोक्सीमेटली इसके लिए एडवर्ब है यहाँ पे, ऑलमोस्ट का सेंस दे रहा है, नियरली का सेंस दे रहा है, नियरली, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। आगे इंक्लूडिंग एक प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, फ्रॉम प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आगे डैश, तो अब हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या है? 3 मिलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी कि पक्की बात है वर्ब या तो प्लूरल आएगी या आपकी पास्ट की फॉर्म आएगी। अब देखो, एक तो ये आपको पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में दिख रहा है, एक तो ना यहाँ पे ये पैसेज जिसने भी लिखा है उसने टेंस की एस्थेसी मार रखी है यहाँ पे। कभी तो ये पास्ट में चला जा रहा है, कभी ये प्रेजेंट में रह जा रहा है, और कभी एकदम से प्रेजेंट परफेक्ट में चला जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हैव पार्टिसिपेटेड लिख रखा है, अब यहाँ पे तो हैव पार्टिसिपेटेड जैसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। हैव पार्टिसिपेटेड लिखा है, इसका मतलब पक्की बात है तो प्रेजेंट,
लेकिन अल्टीमेटली प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट की ही घटनाओं की बात करता है ना। अगर लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं इसका मतलब वो भाग ले चुके हैं। भाग कब ले चुके हैं? पास्ट में। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ना कि टेक पार्ट, इसका मतलब हो जाएगा कि वो हमेशा हिस्सा लेते हैं। क्या वो हिस्सा लेते हैं? नहीं, उन्होंने तो हिस्सा लिया था, तो बात तो पास्ट की है। लेकिन पूरा क्योंकि किस में लिख रखा है? प्रेजेंट में कर रखा है। कायदे से हमें इसको, ये ना इस तरीके का पैसेज है कि टेंस से बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। टेक पार्ट्स तो कभी नहीं हो सकता है, ये तो इसकी वजह से भी गलत हो जाएगा। टेक पार्ट होता है यानी कि हिस्सा लेना, तो पार्ट्स की वजह से गलत है। आगे, टेक अपार्ट तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। अपार्ट यानी अलग करने के सेंस में आता है, ये भी अपार्ट है तो ये भी नहीं हो सकता है। तो टुक पार्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो टेक पार्ट का मतलब होता है हिस्सा लेना। तो अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने हिस्सा लिया था इस क्लीननेस एक्टिविटीज में। स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैव पार्टिसिपेटेड, स्कूल्स और कॉलेजेस ने भी पार्टिसिपेट किया था इन द इवेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग। कैसे किया था? देखो ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, बाई प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजिंग। क्या ऑर्गेनाइज किया था? मैनी क्लीनलीनेस एक्टिविटीज। एक्टिविटीज नाउन है, क्लीनलीनेस उसके लिए अगेन नाउन मॉडिफायर है, मैनी एक डिटर्मिनर है। अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशन है देयर ओन थीम्स, उनकी अपनी थीम्स के अनुसार उन्होंने ये चीजें ऑर्गेनाइज करी थी। दिस मिशन एम्ड, ये जो मिशन है ये एम करता है, किस चीज पे एम कर रहा है? तो टू ज्वाइन, ज्वाइन करने पे। किसको? ईच एंड एवरी, प्रत्येक। ईच एंड एवरी के बाद जो भी नाउन आएगा वो बेसिकली कैसा होगा? सिंगुलर होगा, ठीक है। इंडियन, इंडियन यानी कि इंडियन लोगों की बात कर रहे हैं। ईच एंड एवरी इंडियन फ्रॉम ऑल डैश ऑफ लाइफ, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ये बड़ा सिंपल सा फ्रेज है, बहुत बार यूज होता है। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि जो जितने भी एज ग्रुप हैं वहां से लोग होने चाहिए। जितने भी आपके लाइक कैटेगरीज हैं, जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, उन सब में से होना चाहिए। तो जब भी डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग होते हैं तो उसी को बोल देते हैं ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल टॉक्स ऑफ लाइफ नहीं होगा, पार्ट्स ऑफ लाइफ नहीं होगा, फॉक्स ऑफ लाइफ नहीं होगा, ठीक है। आगे, इन द सेम वे, और सबको एक तरीके से करना है, दैट अ ट्री ग्रोज एंड स्प्रेड्स इट्स ब्रांचेस, और उस तरीके से करना है जैसे कि ट्री ग्रो होती है और उसकी जो शाखाएं वो फैलती हैं। स्वच्छ भारत मिशन, जो स्वच्छ भारत मिशन है, एम करता है टू कंस्ट्रक्ट। अब देखो यहां पे वही है, ये मिशन अभी तो एम्ड कर रहा था पास्ट, और अभी तुरंत ही मिशन मिशन क्या कर रहा है? एम्स कर रहा है। जनरली मैं क्या कह रहा हूं कि इस पूरे पैसेज में ना टेंस की एस्थेसी मार रखी है, मुझे यहीं पे समझ आ गया था शुरुआत में, वो आप आगे देख भी रहे हो। तो टेंस से ना यहाँ पे मदद नहीं ले पाते हम लोग, है ना। तो दिस मिशन एम्स टू कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट करना चाहता है क्या? इंडिविजुअल सैनिटरी लेट्रिन्स फॉर हाउस होल्ड पर्पजेज, लोगों के लिए जो टॉयलेट्स वगैरह बनाने की बात कर रहे हैं। फॉर द पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन, इस मिशन के अंदर जो लोग पॉवर्टी लाइन के अंदर यानी कि गरीबी रेखा के अंदर जो जीते हैं उनके लिए इंडिविजुअल बेसिकली टॉयलेट्स वगैरह बनवाना। डिस्पोज्ड एज, डिस्पोज के साथ क्या आता है? देखो ये यहां से एक बार सेंटेंस को समझा देता हूं। स्वच्छ भारत मिशन सब्जेक्ट है, एम्स बेसिकली वर्ब है। किस चीज पे एम कर रहा है? तो टू कंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल सैनिटरी लेट्रिन्स। तो कंस्ट्रक्ट करना है, क्या कंस्ट्रक्ट करना है? इंडिविजुअल सैनिटरी लेट्रिन्स। किसके लिए करना है? तो फॉर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है हाउस होल्ड पर्पजेस। फॉर द पीपल, फॉर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है फॉर द पीपल। कौन से पीपल? पीपल हु लिव अंडर पॉवर्टी लाइन। तो हु लिव एक्टिव सेंस है, एक्टिव सेंस को रिड्यूस करेंगे रिलेटिव क्लॉज को, तो किस में आ जाएगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म से करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन लिख दिया है, ठीक है। आगे देखो, जैसे यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट V1 था तो एक V1 से दूसरे V1 को जोड़ा गया। डिस्पोज, डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ समथिंग का मतलब है किसी चीज से छुटकारा पाना, तो कौन सी प्रेपोजिशन आ जाएगी? डिस्पोज ऑफ समथिंग। डिस्पोज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट एंड एनहेंस। अब देखो तीन चीजों को जोड़ा था, कंस्ट्रक्ट करना है, डिस्पोज करना है, एनहेंस करना है। किस चीज को एनहेंस करना है? हेल्थ को। अर्लियर मैनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स, पहले बहुत सारे प्रोग्राम्स। अब देखो मैनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स आपका क्या सब्जेक्ट है? अबाउट प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, सैनिटेशन एंड पर्सनल क्लीनलीनेस, और जो पर्सनल सफाई है उसके लिए बहुत सारे क्या गए थे? बहुत सारे लॉन्च किए गए थे। सबसे पहली बात यह है कि हैज लॉन्च्ड आप नहीं लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि बात हम कर रहे हैं किसकी? प्लूरल सब्जेक्ट है, प्रोग्राम्स लिखा हुआ है। दूसरा, हैव लॉन्च्ड भी नहीं आ सकता सर, क्योंकि ना प्रोग्राम्स किसी चीज को लॉन्च कर रहे हैं या प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जाता है। आप कहोगे सर प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जाता है, किया जाता है तो पैसिव सेंस है। पैसिव सेंस है तो है प्लस V3 तो एक्टिव होता है। इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव होता है। तो यहाँ पे वर लॉन्च्ड है, यहाँ पे आर लॉन्च्ड है। अर्लियर से पता चलता है बात कब की है? प्रेजेंट की है पास्ट की? पास्ट की है तो आर नहीं, क्या आ जाएगा?
वर लॉन्च। ठीक है, बहुत सारे लॉन्च किए गए थे बाई इंडियन गवर्नमेंट, बाई से भी पता चल रहा होगा आपको कि पैसे पे तो वर आ जाएगा। ठीक है, हाउएवर, हालांकि these could not be so effective, ये उतने इफेक्टिव नहीं रहे थे टू मेक इंडिया अ क्लीन इंडिया, कि इंडिया को ये क्लीन इंडिया बना सके। तो ये पूरा मतलब क्लोज टेस्ट था आपका, थोड़ा सा पुअरली लिखा हुआ है ये भी, बट कोई नहीं। बाकी देखो, अगर आपको इस मॉक टेस्ट का डिस्कशन अच्छा लगा हो मेरे भाई, देखो वीडियो लॉन्ग है, नो डाउट लॉन्ग है, बट वीडियो के अंदर ना क्वालिटी है। जितनी आपको इंग्लिश रिवाइज कराई जा सकती है मॉक टेस्ट के थ्रू, उतनी आपको कराई है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और भाई इतना शेयर करें कि हर जगह ये मॉक टेस्ट पहुंचना चाहिए। बाकी आप सभी लोग इतना सारा प्यार दिखाते हैं इस पूरे चैनल पे और मेरी सारी वीडियोस पे, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप इसी तरीके से पूरी इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन चेक आउट माई वीडियोडी बैच, वीओडी यानी कि वीडियो ऑन डिमांड रिकॉर्डेड बैच होता है आपका ये। आरजी विक्रमजीत ऐप पे ये बैच अवेलेबल है, सिर्फ 699 रुपए की फी में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिलता है। जाइए आरजी विक्रमजीत ऐप चेकआउट कीजिए, वहाँ पे आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर बुक्स आप चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि ये दोनों बुक्स आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बात करते हैं ना वोकैब संजीवनी, तो कंप्लीट वोकैबलरी का समाधान है ये, इसके बाहर वोकैब में कुछ नहीं आएगा। और इंग्लिश रामबाण ग्रामर की मतलब द बेस्ट बुक। ठीक है, इसके अंदर पूरी कंप्लीट चीजें हैं और इसीलिए इसको कंप्लीट इंग्लिश रामबाण हम कहते हैं। तो ये बुक आपके पास में जरूर होनी चाहिए, इंग्लिश रामबाण और वोकैब संजीवनी। ऑथेंटिक बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप इनको कर सकते हैं ऑर्डर अभी फ्लिपकार्ट से, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर भी ऑफर भी चल रहा है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको कोई दिक्कत है इंग्लिश में या किसी और सब्जेक्ट में या किसी और चीज में, एनीवेयर, तो आप मुझे सीधे के सीधे मैसेज कर सकते हैं आज के आज, अभी के अभी, प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश, ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है। आप इस पर मैसेज कीजिए, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, कुछ भी चीज अगर आपके मन में है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। स्ट्रेटजी जाननी है या कुछ भी। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस क्लास की पीडीएफ या बाकी कोई भी क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ मिलती है, बहुत सारी ई बुक्स भी मिलती हैं, और ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, आप यहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मेरे भाई, मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर बनता है, और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट डिस्कस कई लोग करेंगे, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको चीजें बताई शायद आपको वैसे कहीं ना मिले। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।